दोस्तों कैसे हैं आप सब। फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द सीए फाइनल ऑडिट बैच एंड इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई भी ऐसी छोटी भूल चूक हो जाए, छोटी गलती हो जाए जिसकी वजह से हमारी डिग्री वापस ले ली जाए या हम पे कोई मिसकंडक्ट लगा के हमसे बेमतलब में फाइन्स और पेनल्टीज ले ली जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज आफ्टर वी बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये चीज हमको प्रोफेशनल एथिक्स बताएगा। एंड अगर लॉजिकली बात कर जाए एज अ स्टूडेंट तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो मैं तो एक बात बोलूंगा भाई साहब, ऑडिट का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से मतलब 15%, लगभग 15% पेपर हमारा प्रोफेशनल एथिक्स से आ सकता है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन तो लगभग 4-5 नंबर के तुमको मिल ही जाएंगे, थोड़ा बहुत एमसीक्यू में भी इसका छिड़काव मिल सकता है। बाकी क्या हम ऑडिट पढ़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, हम तो ऑडिट के शेफ बनने वाले हैं। आज हम शेफ बनने वाले हैं, हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को समझना है और उसमें सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट है प्रोफेशनल एथिक्स। इसको आज हमें सबसे पहले समझना है और इसमें ही सारे टॉपिक्स आएंगे। पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, फिर कुछ सेक्शंस वगैरह की बात करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द शेड्यूल्स। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैंने कहा वही जो एसए 200 ने हमको बताया है, यानी इंटीग्रिटी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटीग्रिटी रखना बहुत जरूरी है। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही शुड बी ऑनेस्ट, मतलब वो बातों को घुमाए ना, एकदम सीधी सीधी साफ साफ सही सही बातें करे, बिल्कुल भी उसको झूठ तो बोलना ही नहीं है। मैंने कहा झूठ बोले कौवा काटे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौवे से दूर रहना है। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही शुड बी ऑनेस्ट। प्लस he shall not knowingly be associated with information, वो किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने कहा सर कैसी इंफॉर्मेशन? which contains a materially false और misleading statement। जिस भी इंफॉर्मेशन में उसको लगता है कोई बात झूठ लिखी हुई है, कोई बात मिसलीडिंग लिखी हुई है, मिसलीडिंग का मतलब है किसी को बहकाना, किसी को धोखाधड़ी करना, तो इस तरह की चीजों से उसको दूर रहना है। प्लस कंटेन्स अ स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली। मुझे एक बात बताओ, नेग्लिजेंटली का क्या मतलब होता है? सर नेग्लिजेंटली मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को ना थोड़े ध्यान से नहीं कर रहे। मैंने कहा वही, जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेगा तो वो ऐसा काम करेगा जो प्रॉपर ड्यू केयर के साथ होगा, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ होगा। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो नेग्लिजेंटली सामने वाले तक पहुंचे। उसके बाद ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मैंने कहा कोई इंफॉर्मेशन गलत कब होती है? सर पहले तो जो उसमें लिखा है ना, अगर वो गलत हो तो वो गलत हो जाती है। दूसरी चीज सर, दूसरी बार तब वो गलत हो जाती है जो उसमें होना चाहिए वो ही नहीं है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है। तो मैंने कहा वही चीज वो बोल रहा है, पहले तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है अगर इंटीग्रिटी रखनी है। प्लस वो कैसी कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होगा जहां पे क्या है, मैंने कहा 3 चीजें, पहले तो वो फॉल्स और मिसलीडिंग है, दूसरा इट हैज बीन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, मतलब ध्यान से उस इंफॉर्मेशन को नहीं बनाया गया है, एंड तीसरी चीज आप क्या ध्यान में रख के चलोगे? सर इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई होप बढ़िया बढ़िया चल रहा है सबका, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी। अब आती है बात ऑब्जेक्टिविटी की। मैंने कहा ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब? ऑब्जेक्टिविटी का बस एक ही मतलब है, आपने कभी भी किसी के बहकावे में आके कुछ भी नहीं करना। जो भी करना है सोच समझ के करना है, अपनी सूझबूझ के साथ करना है, कभी किसी को लेके भेदभाव नहीं करना, कभी बायस नहीं करनी। ये हमें ऑब्जेक्टिविटी बताता है। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट, जो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट हमको लगानी है, जो भी हमने सीखा है सीए फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में, प्लस अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से, जब हमें उसको अप्लाई करना है तो हमें कभी भी बायस नहीं रहना, हमें एकदम ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है, हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भी दूर रहना है। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? मैंने कहा कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना जहां हम सोच रहे हो कि भाई मेरे को ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये करूंगा तो इसको नुकसान हो जाएगा, ये करूंगा तो इसको नुकसान हो जाएगा, ऐसी दुविधा में हमको पड़ना ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से दूर रहना है। प्लस अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, जिसको मैंने तुमको समझाया, हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या कहता है? सर ये कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो। अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। आपने अटेन भी करनी है और मेंटेन भी करनी है। सर अटेन तो हम कर लेते हैं, मैंने कहा कैसे? अटेन करने के लिए हमने सीए फाइनल के 8 पेपर दिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद और क्या किया तुमने? सर हमने आर्टिकलशिप भी करी, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, 3 साल में तो तुम धुरंधर बन गए। हाँ सर बन गए, बट एक बात कराओ, ये तो तुमने अटेन कर ली ना, मेंटेन कैसे करोगे? सर मेंटेन करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अवेयर रखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कॉन्टिन्यूसली अवेयर कि आसपास बाकी दुनिया में क्या चल रहा है।
एंड प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ टीपीबीडी। सर टीपीबीडी मतलब टेक्निकल प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। जो भी आसपास आपके डेवलपमेंट चल रही है, जो भी नई नई चीजें आ रही हैं, उनके बारे में यू शुड बी कॉन्स्टेंटली अवेयर। तो आपने अटेन भी करना है, मेंटेन भी करना है। मैंने कहा मेंटेन कैसे करना है सर? मेंटेन करना है बाय बीइंग कॉन्टिन्यूअसली अवेयर कि आसपास क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है। प्लस आपने एक्ट करना है डिलीजेंटली। आपने डिलीजेंटली एक्ट करना है, एकदम सूझबूझ के साथ बढ़िया तरीके से एक्ट करना है। एंड एक्सरसाइज करनी है साउंड जजमेंट। सर साउंड जजमेंट का क्या मतलब है? जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, आपने पूरा समझना है कि इस डिसीजन से कौन कौन इंपैक्ट होगा, इस डिसीजन को लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उस तरह से आपने एक साउंड जजमेंट देनी है। एंड लास्ट चीज है रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दोज वर्किंग इन हिज अथॉरिटी हैव ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसने कहा आप अपना काम ठीक से कर रहे हो। हमने कहा हाँ, हमने अटेन भी कर लिया, मेंटेन भी कर लिया, कॉन्टिन्यूअसली अवेयर है आसपास क्या चल रहा है, डिलीजेंटली एक्ट भी करते हैं, प्लस एक्सरसाइज भी करते हैं। मैंने कहा एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, ठीक है? एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, एक्सरसाइज साउंड जजमेंट। आपने एकदम साउंड जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, इसकी बात हो रही है। प्लस इसने एक बात और बोली कि आप तो अपना काम ठीक से कर रहे हो, पर जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो लोग बैठे हैं, आपके साथ जो लोग बैठे हैं, उनको भी तो आपने प्रॉपर देखना है कि आपने प्रॉपर उनको डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, ठीक है? इन्होंने यही बोला कि आपने लेने रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट दोज वर्किंग इन हिज अथॉरिटी हैव ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। आप उनको प्रॉपर ट्रेन करके चलो, प्रॉपर उनको सुपरवाइज करके चलो। अब आती है बात कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या आपने कभी एक बात सुनी है कि इसके ना पेट में कोई बात टिकती नहीं है? क्या आपने ये लाइन सुनी है? सारे बच्चे बताएंगे। क्या आपने ये लाइन कभी सुनी है कि इसके ना पेट में कभी ये बात टिकती नहीं है? देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है कि हाँ सर हमने ये लाइन सुनी है कि इसके ना पेट में ये बात टिकती नहीं है। तो मैंने बताता हूँ, इसके पेट में बात टिकती नहीं है, इसका मतलब है कि बंदा ना कोई भी बात इससे शेयर करो ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाता, ये जाके सबको बता देता है, सब जगह ढिंडोरा पीट देता है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी से परेशान रहेगा, उसको कभी कॉन्फिडेंशियलिटी समझ ही नहीं आएगी। और ये एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लाइंट से आती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अपने एम्प्लॉयर से आती है, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो दोनों ऑप्शन है, या तो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर लूं। सबने कहा सर सुनिए सुनिए, क्या बात है, अनुभव ने कहा, सुषमा ने कहा, गोदावरी जी, सबने कहा। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट दो ऑप्शन थे, या तो मैं किसी सेठ जी के अंदर नौकरी कर लूं यानी एम्प्लॉय बन जाऊं, या फिर दूसरी चीज में क्या कर सकता हूं, दूसरी चीज में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने कहा प्रैक्टिस में क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है, जब मैं एम्प्लॉय हूंगा तब मेरा एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने कहा दोनों से ही ली गई इन्फॉर्मेशन मेरे को कॉन्फिडेंशियल रखनी है, मुझे जाके किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, ठीक है? तो इन्होंने बात बोली not disclose any information acquired from client or employer including prospective। सर प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब है होने वाला, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा ना, ये मेरी होने वाली है, तो मैंने कहा ये मेरा होने वाला एम्प्लॉयर है। तो अगर कोई होने वाले एम्प्लॉयर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो ये चीज याद रखना। प्लस नॉट टू यूज सच इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज। आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करोगे। एंड दिस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। जब रिश्ता खत्म हो गया ना आपका, रिश्ता कौन सा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, क्लाइंट और सीए वाला, वो रिश्ता खत्म होने के बाद भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी जरूरी है। आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। यस सर। अब आती है मेन चीज, इसको कर लो स्टार मार्क। ये है बहुत ही बढ़िया और मजेदार पॉइंट। Circumstances where professional accountants are or might be required to disclose the confidential information or when such disclosure might be appropriate। इन्होंने कहा कि आपको कभी कभार अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी से हटके चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो कब होंगे ऐसे इंस्टेंसेस, कब हमको कॉन्फिडेंशियलिटी छोड़ के हमें चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर लॉ, जब लॉ कहेगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी लॉ चाहता है कि आप डिस्क्लोज करो। तो मैंने कहा जब लॉ चाहता है तो मैं क्या करूं, जब लॉ चाहता है तो मैं क्या करूं, तो मेरे को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, तब कोई और चांस नहीं है। दूसरा, इंफॉर्मेशन किसकी है? क्लाइंट की। परमिट कौन कर रहा है? लॉ। मैंने कहा जब क्लाइंट और लॉ राजी तो क्या करेगा काजी? बेसिकली इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा जिसकी इंफॉर्मेशन है वो रेडी है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कह रहा है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, मैं तुमको दे रहा हूं, ऑथोराइज कर रहा हूं कि कर दो डिस्क्लोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मैं अगर डिस्क्लोज करता हूं तो लॉ मेरे को रोकता है, पर लॉ भी परमिशन दे रहा है। तो मैंने कहा जब दोनों लोग रेडी हो जाते हैं ना, तब भी मैं ये प्रॉपर ऐसे डिस्क्लोजर कर सकता हूं, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, there is a professional duty or the right to disclose when not prohibited by law। इन्होंने कहा
आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है या फिर आपके पास राइट है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो व्हेन यू आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो 3 पॉइंट क्या होगा, मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि कब हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को साइड में रख के आगे बढ़कर चीजें डिस्क्लोज कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लॉ। लॉ का क्या मतलब है सर? लॉ का मतलब है इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, अगला पॉइंट, इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा किसकी इंफॉर्मेशन है? या तो क्लाइंट की होगी या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की होगी। बिल्कुल सही। अगली चीज, एक मेरे पास प्रोफेशनल ड्यूटी है या राइट है टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब ये कौन से 4 केसेस है? मैंने कहा बेसिकली 4 केसेस है, 4 में से 2 ऐसे केसेस है जहां पे मेरे को डंडे का डर है। मैंने कहा डंडे का डर कहां कहां पे है? एक तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और दूसरा लीगल प्रोसीडिंग्स। जब भी मेरे पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी तब मेरे को अगर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई नोटिस आता है तो मेरे को कॉन्फिडेंशियलिटी को भूल जाना है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं मेरे को देनी पड़ेगी। प्लस टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी अगर मैं कोर्ट में खड़ा हूं और सनी देओल चिल्ला रहा है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, तो बेचारा जब इतनी मेहनत कर रहा है और वो मुझसे पूछता है शुभम भाई बताओ क्या कहना चाहते हो, उस टाइम पे बोलूं नहीं 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 मेरे को तो कॉन्फिडेंशियलिटी ने मना कर रखा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ कर पाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने कहा अगर आप कोर्ट में खड़े हो, अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स में हो और आपको अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, तो फॉर प्रोटेक्टिंग दैट प्रोफेशनल इंटरेस्ट आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर सकते हो। अगली दो मैंने कहा था दो चीजें डंडे वाली हैं। डंडे वाली कौन कौन सी हो गई? जल्दी मेरे साथ साथ बोलो ना। एक हो गया इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट योर प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग। बाकी दो चीजें कौन सी हो गई? मैंने कहा बाकी दो चीजें हैं प्यारी वाली चीजें। सर प्यारी वाली मतलब पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू ऑफ आईसीएस। सर पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू क्या होता है? मैंने कहा जब भी कोई एंगेजमेंट खत्म हो जाती है ये चेक करने के लिए कि वो एंगेजमेंट कंप्लाई कर रही है कि नहीं विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स, हम पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू करते हैं। तो मैंने कहा उसी चीज को चेक करने के लिए हमने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू होते हैं। तो हमारा काम तो उनको देखना पड़ेगा, तभी तो वो बताएंगे काम ठीक से हुआ है कि नहीं। तो इसी चीज को इन्होंने समझाया कि यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। तो पी से प्यारी, पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। और पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू में क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं कि दैट वेदर वी हैव कंप्लाइड विद टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स। मेरे साथ साथ बोलो, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह से तुमको याद रखना है टू कंप्लाई विद क्या? मैंने कहा टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स, इनके साथ तुमको कंप्लाई करके चलना है। बट इस चीज को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू चैप्टर में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है? मैंने कहा पहला पॉइंट क्या सर? इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। दूसरा, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, देयर इज अ प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। मैंने कहा कब कब होता है ऐसा? सर कब कब होता है, कब कब होता है? मैंने कहा दो प्यारी चीजें, दो डंडे वाली चीजें। डंडे वाली चीजें क्या थी? अगर हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। प्लस टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, तब भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। बाकी दो केसेस कौन से थे जो प्यारे वाले थे? मैंने कहा प्यारे वाले केसेस तो बड़े प्यारे थे, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंप्लाई विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या ये सारे पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर, सारे पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगली चीज आ जाती है, इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब भी हमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को बतानी है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए जिसको बता रहे हैं वो सही बंदा है कि नहीं, प्लस हमारे बताने से किसी का कोई इंटरेस्ट तो नहीं अफेक्ट होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद जो हम बता रहे हैं वो एक प्रॉपर रूट से बताएं, आड़े टेढ़े तरीके से ना बताएं। तो यही वो बोल रहा है, वेदर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी में बी अफेक्टेड। मतलब अगर ये मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई थर्ड पार्टी अफेक्ट तो नहीं होगी, ये देखना जरूरी है। प्लस ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, यानी जो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करने जा रहे हो वो आपको पता है कि वो एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू हुम इट इज एड्रेस। इन्होंने कहा किस तरह से आप कम्युनिकेट करोगे, खाता लिख के, चिट्ठी लिख के, मेल पे, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, कैसे आप डिस्क्लोज करने वाले हो। एंड लास्ट चीज आ जाती है, वेदर द पार्टीज टू होम कम्युनिकेशन इज एड्रेस्ड आर एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट। क्या ये सही लोग हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये लोग सही हैं? तो आपने 4 चीजें देखनी है। मैंने कहा क्या क्या देखना है? पहले तो जो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हो उससे कोई पार्टी अफेक्ट तो नहीं होगी, यानी कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं अफेक्ट होगा, बिल्कुल आपने ये चीज देखनी है।
दूसरा आपने क्या देखना है, मैंने कहा दूसरी चीज देखनी कि क्या आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड। तीसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड चौथी चीज आप क्या देखोगे, चौथी चीज आप बस ये देखोगे कि जिस पार्टी को आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो क्या वो पार्टी ठीक है, वेदर इट इज एन एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट। तो आपने बस ये चीज देखनी है। एंड लास्ट चीज आ जाती है प्रोफेशनल बिहेवियर। अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द अकाउंटेंट नोज और शुड नो, उसको पता है या पता होना चाहिए, मैंने कहा क्या, दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, यानी वो प्रोफेशन का जो नाम है वो डुबा सकता है। तो ऐसा आपने कोई भी काम नहीं करना। तो यहाँ हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं प्यार से 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स है सारे बच्चे एक बार रिवाइज कराएंगे। इंटीग्रिटी ने सिंपल सी बात बोली, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट रहना है, किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जुड़ना जो गलत है। मैंने कहा गलत का क्या मतलब है, ऐसा गलत को हम प्यार से बोलते हैं फॉल्स और मिसलीडिंग, एकदम बढ़िया बढ़िया कीवर्ड है, ठीक है। उसके साथ जहां इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं है, यानी इट इज ओमिटेड। और तीसरी चीज बोली थी विच हैज बीन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, मैंने कहा नेग्लिजेंटली जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे हमें दूर रहना है भाई, उससे एकदम दूर रहना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, मैंने कहा ऑब्जेक्टिविटी का तो बेसिकली मतलब है आपकी जो भी प्रोफेशनल जजमेंट है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा किसके साथ, बायस से दूर रहो, प्लस अनड्यू इन्फ्लुएंस से दूर रहो। इन्होंने बस इतनी सी बात बोली। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ने कहा अटेन करो, मेंटेन करो जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है और स्किल है। प्लस मेंटेन कैसे करते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूअसली अवेयर रहते हैं। क्या बात है, रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करो, बढ़िया बढ़िया बातें सुना करो, तो उससे तुम अवेयर रहोगे कि क्या क्या आसपास डेवलपमेंट चल रही है। प्लस आपने 2 चीजें करनी है, आपने एक्ट और एक्सरसाइज करना है। एक्टिंग यहाँ पे ना, हाँ शाहरुख खान वाली एक्टिंग की बात नहीं हो रही, आपने एक्ट करना है डिलीजेंटली, प्लस एक्सरसाइज करना है। मैंने कहा एक्सरसाइज क्या करना है, साउंड जजमेंट। एंड लास्ट चीज आ जाती है रीजनेबल स्टेप्स लेने की। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करते हो, उनको सुपरवाइज करते हो। अगली बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी की। जो भी क्लाइंट और एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन होगी आप किसी को जाके नहीं बताओगे, बट कुछ केसेस है जहां पे आपको बताना पड़ सकता है, वो हमने एकदम अच्छे से कर लिया। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लस इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर। और 4 केसेस जो जिसमें से 2 प्यारे केसेस हैं और 2 डंडे वाले केसेस हैं। उसके बाद हमने कहा कि जब भी हम कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं तो हमें क्या चीज कंसीडर करनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले देखना है कि कोई पार्टी अफेक्ट होनी होगी, क्योंकि कोई पार्टी अफेक्ट हो गई तो वो सबसे पहले आके हम पे केस कर देगी, तो कोई भी थर्ड पार्टी उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज हम देखेंगे व्हाट इज द प्रपोज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हम कैसे कम्युनिकेट करें। प्लस ऑल द नोन इन्फॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, सारी इंफॉर्मेशन हमको अच्छे से पता है। एंड लास्ट चीज आ जाती है जिसको भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसको भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो बंदा एप्रोप्रिएट है, गलत इंसान तो नहीं है। एंड लास्ट चीज आ जाती है प्रोफेशनल बिहेवियर। हमारा एकदम कंडक्ट जो है, हमारा जो प्रोफेशनल कंडक्ट है वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, हमें कोई भी उल्टे सीधे काम नहीं करने। Last part of this topic, if a professional accountant faces a situation when complying with one fundamental principle conflicts with the others, he should consult। इन्होंने कहा मैं ऑब्जेक्टिविटी से कंप्लाई कर रहा था बट कॉन्फिडेंशियलिटी में दिक्कत आ गई। मैंने कहा अच्छा, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी से कंप्लाई कर रहा था बट इंटीग्रिटी में दिक्कत आ गई। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जब आप एक से कंप्लाई करने जा रहे हो और दूसरे में दिक्कत आ रही है तो आप किसको कंसल्ट करोगे। मैंने कहा सबसे पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कई बार कहते हैं ना बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, तो मैंने कहा सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूछ लो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो क्लाइंट से पूछ लो। क्लाइंट का सबसे बड़ा बंदा कौन सा, क्लाइंट का सबसे बड़ा बंदा टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को प्यार से क्या बोलते हैं सर, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से पूछ सकते हो, पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिर सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने कहा दोनों से काम नहीं बन रही तो अपनी मदर बॉडी से पूछो, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आईसीआई। ठीक है, पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिर सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों से बात नहीं बन रही तो फिर अपनी मदर बॉडी से पूछो आईसीआई। एंड लास्ट में अगर किसी से बात नहीं बनी तो मैंने कहा सबसे ऊपर कौन, लॉ। सबसे ऊपर लॉ यानी लीगल काउंसिल, आप लीगल काउंसिल की भी मदद ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एंड अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो कैसे आपने उसके साथ डील करना है। क्या ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर है, क्या ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, जल्दी से एक बार देख लो सारे पॉइंट्स। शुड वी मूव अहेड, सारे बच्चे बताएंगे क्या हम आगे बढ़े। क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं पब्लिक। यस सर, वी आर देयर विद यू। ठीक है, तो यहां हमारे खत्म हो जाते हैं पॉइंट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ओ माय गॉड, थ्रेट मतलब डर लग रहा है, डर डर वाली फीलिंग आ रही है। सर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को डर कब लगता है। मैंने कहा प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, सबने कहा यस सर, क्या बात है, गोदावरी सुषमा जी सब कह रहे हैं सर शुरू करो आगे बढ़ो। मैंने कहा टाइप्स ऑफ थ्रेट्स का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ थ्रेट्स का मतलब है कब, जो मैं अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था ना ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स,
अगर ये लोग परेशानी में आ जाते हैं, अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता, अगर मैं कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाता चीजें, मैं ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला पा रहा, ऐसी कुछ सिचुएशंस आ सकती है जो इस चीज को अफेक्ट कर सकती है। तो मैंने कहा उन्हीं को हम थ्रेट्स बोलते हैं। 5 तरह के थ्रेट्स होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। एक एक थ्रेट को समझेंगे और देखेंगे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे ये थ्रेट दिक्कत ला सकता है। पहले तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट जजमेंट और बिहेवियर। इन्होंने कहा कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट हो सकता है जो क्या कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। सर वो मेरे बहका रहा है। मैंने कहा किसको बहका रहा है? मेरी जो प्रोफेशनल जजमेंट है। यानी अगर मैं कोई डिसीजन लेना चाह रहा हूं तो वो डिसीजन मैं ऑब्जेक्टिवली नहीं ले पा रहा, मैं विदाउट बायस ले ही नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले रहा हूं, किसी के बहकावे में आके ले रहा हूं। मैंने कहा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता कैसे है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट से। अगर क्वेश्चन आता है आईसीआई का व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, तो आप ये 5 पॉइंट लिख के आओगे। मैंने आपको एक बार जल्दी से समझा देता हूं, याद करा देता हूं। तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? पूछो मेरे से, सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? मैंने कहा मैं तुमको बताता हूं कैसे आता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ सकता है जब आपको क्लाइंट से जो फीस मिल रही है, ठीक है, जब आपको क्लाइंट से जो फीस मिल रही है उस पर आपकी डिपेंडेंस है, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो उसकी फीस पे। आप क्लाइंट की फीस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, यस। प्लस जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो आपको डर लगता है कि कहीं वो चला ना जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो जब आप किसी की फीस पे डिपेंडेंट हो देन यू हैव द फियर, यू हैव द कंसर्न अबाउट लूजिंग द क्लाइंट। ओके, तो दोनों पॉइंट रिलेटेड है। मैंने कहा हाँ। प्लस या तो आपको उससे जो फीस मिल रही है उस पर डिपेंडेंट हो, या फिर आपको क्लाइंट ने ऑफर दे दिया है कि कब तक तू अपने सीए साहब के अंडर काम करेगा, आजा मेरे साथ, मेरा एम्प्लॉय बन जा। आपको लगता है क्लाइंट आपको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट दे देगा। मैंने कहा जब भी ऐसा लगे ना कि क्लाइंट आपको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट दे देगा, उसी टाइम आपको उसका ऑडिट करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप ऑब्जेक्टिवली ऑडिट नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा इन्फ्लुएंस रहेगा कि ये तो मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, मुझे इसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। तो मैंने कहा वो आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, बिल्कुल सही। अगली चीज, हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। मैंने कहा या तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला है या फिर वो आपका बिजनेस पार्टनर है। तो मैंने कहा जब बिजनेस पार्टनर होगा तब भी तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट बनेगा। मैंने कहा फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन कैसे कैसे सकता है? अभी तक आपने मुझे बताई 3 चीजें। प्लस एक तो हमारे पास जो उसकी फीस आ रही है उस पर हम हेवीली डिपेंडेंट है। दूसरा, जब डिपेंडेंट है फीस पे तो कहीं ना कहीं हमें कंसर्न है कि हम इस क्लाइंट को खो ना दें। मैंने कहा और क्या चीजें हैं सर? हमें ना फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है तो हमें लगता है कि हम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट का उल्टा क्या होता है सर? हम उसके साथ बिजनेस करते हैं, वी हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप। एंड लास्ट चीज आ जाती है एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट दैट मे बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन। हम क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस रखते हैं जिसको हम अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को पर्सनल गेन के लिए यूज करा जा सकता है? एग्जाम्पल बताओ सर। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? हम कर रहे हैं ऑडिट। ओ माय गॉड, किसका ऑडिट कर रहे हो? सर हम ऑडिट कर रहे हैं एक लिस्टेड एंटिटी का। क्या बात है सर, जिस लिस्टेड एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं ना, उसके 2 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 वीक्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा सर, इस बार का जो क्वार्टर गया है ना, कौन सा क्वार्टर गया है सर? Q2। उसमें उसने एकदम धुआंधार प्रॉफिट कमाया है, एकदम मतलब जैसे ना उसका प्रॉफिट कम से कम 50% बढ़ गया। मैंने कहा अच्छा, और ये बात एज एन ऑडिटर हमें पहले से पता है। मैंने कहा अच्छा सर, इस बात क्योंकि ये बात हमें ऑलरेडी पता है, क्यों ना हम उसके शेयर्स खरीद लें। मैंने कहा बिल्कुल सही, अगर तुम उसके शेयर खरीद लोगे तो तुम्हारे घर में ढेर सारे रुपए आ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसी चीज को वो बोल रहा है कि आपके पास एक्सेस है टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट दैट मे बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन। तो मैंने कहा ये भी तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर सकता है, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट करेगा? तुम चाहोगे कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि तुम्हें जो शेयर्स है उसमें गेन ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैंने कहा इसी चीज से बचने के लिए हम कुछ सेफगार्ड लेके आएंगे। बस जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या क्या होता है। मैंने कहा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आएंगे 5 थ्रेट। सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हमारा क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट आता कैसे है? मैंने कहा हैवी डिपेंडेंस ऑन द फीस, हम उसकी फीस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें डरते हैं, हमें कंसर्न है अबाउट लूजिंग द क्लाइंट, कहीं ये क्लाइंट हमसे छूट ना जाए। प्लस
हमें एम्प्लॉयमेंट है, हमें फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है उससे, या फिर हमारी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, या फिर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं। तो आपने ये सारे सर्कमस्टेंसेस याद करने हैं इन केस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या ये सारे सर्कमस्टेंसेस क्लियर है? सारे बच्चे एकदम चैट पे बताएंगे। क्या तुमको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एकदम क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया तरीके से याद हो गया? तो जल्दी बताओ, अपन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या कहता है? सो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहता है थ्रेट that a professional accountant will not appropriately evaluate the results of a previous judgment made। जो उसने पहले काम कर रखा है, जो उसने पहले काम कर रखा है, चेक, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो उसने पहले काम कर रखा है, जो उसने पहले जजमेंट बना रखी है, उसको वो अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट नहीं करेगा। और यस, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सबने कहा सर मजा आ गया, प्रांशुल ने तो कहा क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आती है बात सेल्फ रिव्यू थ्रेट की। Threat that a professional accountant will not appropriately evaluate the results of a previous judgment made or an activity performed by the accountant or by another individual within the accountant's firm or employing organization on which the accountant will rely when forming a judgment as a part of performing a current activity। सर ये क्या कह रहा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट को मैं अगर आपको एकदम सिंपल सादे भाषा में बताऊं तो क्या कहता है? मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है तुम जब छोटे छोटे बच्चे थे, तुम्हारे टीचर ने कहा कि आज मैं तुम्हारा क्लास टेस्ट लेने वाली हूँ, और तुम एकदम डर गए, सर हम तो बहक गए, एकदम सरप्राइज टेस्ट हो गया, हम तो एकदम परेशान ही हो गए थे, हमारे तो मतलब जैसे एकदम जैसे ना डर सा आ गया था बिल्कुल। मैंने कहा हाँ वो सरप्राइज टेस्ट नहीं, वो शॉक टेस्ट होता है, तो वो शॉक दिया जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो वो जब शॉक टेस्ट था, उसके बाद ना टेस्ट एकदम खत्म होने का मतलब पूरा टेस्ट चल रहा था आधे घंटे, तो मतलब तुम्हारे पसीने छूटते रहे, तुम एकदम परेशान रहे। आखिरी में टीचर ने कहा ये जो तुमने पेपर लिखा है इसको तुम खुद ही चेक कर सकते हो। इसे कहते हैं चैन की सांस। ठीक है, तुमको आ गई चैन की सांस, तुमने कहा अरे वाह, जितनी मैंने गलतियां करी ना इनको सबको ठीक कर दूंगा, अपने आप को एकदम 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जो काम तुमने किया उसको तुम ही इवेल्युएट कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा? तो जो काम तुम कर रहे हो वो कोई और इवेल्युएट करेगा तो बात बनेगी ना। तुम जो काम कर रहे हो वो तुम ही इवेल्युएट करोगे तो कोई कभी बात ही नहीं बनेगी। सर हम तो एकदम अपने आपको 100 में से 100 दे देंगे या 10 में से 10 दे देंगे। तो मैंने कहा यही ये बात बोल रहे हैं कि एज एन पर्सन ऑल्सो, एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं उनका ऑडिट भी आप करो, तो फिर भाई क्या ऑडिट करोगे? क्या रीजनेबल एश्योरेंस? आपको तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो एकदम बेस्ट ही होगा। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट में दिक्कत आ सकती है। अब कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है दैट में क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट? इन्होंने बोला क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, जल्दी से रीड करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है लोन टू और फ्रॉम अश्योरेंस क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। हमने या तो लोन दे रखा है या लोन ले रखा है, किससे? या तो हमारे अश्योरेंस क्लाइंट से, अश्योरेंस क्लाइंट मतलब जो हमारा ऑडिट क्लाइंट है, ठीक है, या उसके किसी डायरेक्टर और ऑफिसर से। मैंने कहा बिल्कुल सही। दूसरी चीज, प्रोफेशनल अकाउंटेंट होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन और रिसीविंग अ लोन और गारंटी फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर एज एन एम्प्लॉय हम काम करते हैं, उसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या मैंने उससे लोन ले रखा है। तीसरी चीज, प्रोफेशनल अकाउंटेंट पार्टिसिपेटिंग इन इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट्स ऑफर्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मेरे को कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट देती है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं। जो भी इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट होता है। सर इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट बताओ? मैंने कहा बेसिकली यहाँ पे बोनस की बात हो रही है, यहाँ पे बोनस की बात हो रही है, यानी हमें जो बोनस के हमारे अरेंजमेंट्स हैं, ये जो बोनस के अरेंजमेंट्स हैं इनमें मैं पार्टिसिपेट करता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, जब बोनस का ऑडिट हो रहा होगा कि बोनस ठीक से मिला है कि नहीं, क्या मैं उसमें गलतियां निकाल पाऊंगा? सर मैं कभी गलतियां नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि जब ये इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट बन रहा था तब मैं इसमें इन्वॉल्व था। अगली चीज, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग एक्सेस टू द कॉर्पोरेट एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। ये जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं, जो भी मेरे कॉर्पोरेट एसेट्स है, एग्जांपल ले लेते हैं कॉर्पोरेट का क्या क्या एसेट हो सकता है। बेसिकली कॉर्पोरेट का लैपटॉप, लैपटॉप जो है वो कंपनी के यूज के लिए होता है, बट रात को मैं उसको यूज करके नेटफ्लिक्स देखता हूं। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट के एसेट्स को आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। एंड लास्ट चीज आ जाएगी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग ऑफर्ड अ गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ना यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट में सारी चीजें एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी हैं। मैंने कहा कैसे कैसे? पहले तो आपने लोन ले रखा है, ओ, या तो आपने लोन ले रखा है, या आप इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, या फिर जो कॉर्पोरेट एसेट्स है आप उनको पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो। एंड लास्ट चीज आ जाती है आपको गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट आ जाता है फ्रॉम द सप्लायर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन जिससे सामान खरीदती है उस सप्लायर से आपको गिफ्ट आ जाता है। तो मैंने कहा जब भी इस सप्लायर का ऑडिट करना होगा, जब भी इस सप्लायर का ऑडिट करना होगा, क्या आपको जाना चाहिए या ऐसे बंदे को जाना चाहिए जिसको कोई गिफ्ट नहीं मिला? सर अगर मैं जाऊंगा ना, जिसको गिफ्ट मिला है वो कभी सप्लायर की कोई गलती नहीं निकालेगा,
वो कभी उसको ढंग से रिव्यू ही नहीं करेगा। तो मैंने कहा जब भी ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट आ जाए फ्रॉम द सप्लायर ऑफ सप्लाइंग और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन तो दिक्कत की बात हो जाएगी। जल्दी से रिवाइज करते क्या क्या पॉइंट्स है। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या मैंने लोन ले रखा है फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में एक और पॉइंट बताओ, मैंने कहा बोनस की बात हुई थी, यानी मैंने पार्टिसिपेट किया है इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट में ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट देती है उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर रखा है। प्लस मैंने जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट एसेट्स है उनको मैं पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूँ। एग्जांपल याद रखना, लैपटॉप को भी यूज करता हूँ मैं नेटफ्लिक्स देखने के लिए। एंड लास्ट चीज आ जाती है, मेरे पास गिफ्ट आया है, स्पेशल ट्रीटमेंट आया है फ्रॉम द सप्लायर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तुमने 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रख के चलने हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अगले जो पॉइंट्स है बड़े सिंपल सिंपल और प्यारे प्यारे पॉइंट्स है, तुमको एकदम मजा आ जाएगा सुन के और तुमको लगेगा सर इसमें तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा हाँ यही रियलिटी है। पहला पॉइंट आ जाता है एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड तुमको सुन के सबसे पहले दिमाग में कौन सा प्रोफेशन आता है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, एडवोकेसी सुन के तुमको सबसे पहले कौन सा प्रोफेशन दिमाग में आता है? एडवोकेसी थ्रेड, एडवोकेसी, 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 टेक इट इजी एडवोकेसी। यस, सो एडवोकेसी थ्रेड सुन के तुमको सबसे पहले कौन सा प्रोफेशन दिमाग में आता है? Threat that a professional accountant will promote a client's or employing organization position to the point that objectivity is compromised। उसकी objectivity ही compromise हो जाएगी। ठीक है, तो एडवोकेसी थ्रेट कहता है कि थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सबने एकदम बढ़िया बताया, सबने एकदम बढ़िया बताया सर। एडवोकेट, एडवोकेट आता है हमारे दिमाग में, क्या बात है, एडवोकेट, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, सबने कहा एडवोकेट, मैंने कहा बिल्कुल सही। एडवोकेसी सुन के हमारे में एडवोकेट आता है, यानी सर एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट ना जो भी उसका पर्सन होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कोर्ट में, जो उसका क्लाइंट होता है, वो उसको इस कदर रिप्रेजेंट करता है जैसे उसका कोई सगा भाई हो, उसका कोई सगा फैमिली मेंबर हो। वो इस तरह से उसको प्रमोट करता है उसका इंटरेस्ट। वो बोलता है जज साहब को, सर ये एकदम बढ़िया बंदा है, एकदम मासूम है, भली उसने 50 खून कर रखी हो, सर इससे मासूम इंसान तो कोई है ही नहीं, सर इसने जिसका भी खून किया उसका ब्लड डोनेट करके आया है, सर इतना बढ़िया इंसान है आप, सर कैसे उस पर शक कर रहे हो? मैंने कहा ये होता है एडवोकेट। कितनी गलतियां कर दी उसके क्लाइंट ने, बट वकील साहब क्या बात है, बट वो उन गलतियों को छुपाने के लिए किसी भी हद पार कर देता है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कुछ रहती नहीं है, वो पूरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। मैंने कहा यही ये बोल रहा है, threat that a professional accountant will promote a client's interest or employee's or organization's position to a point that the accountant's objectivity is compromised। उसकी objectivity रहती नहीं है। हम इस कदर अपनी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, सर प्रमोट इज द कीवर्ड, हम उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आओ एग्जांपल्स पढ़े, पहला एग्जांपल तो तुमको आ ही जाएगा, एक्टिंग एज एन एडवोकेट। एक्टिंग एज एन एडवोकेट तो तुमको हमेशा याद रहेगा। बाकी दो पॉइंट्स क्या है? मैंने कहा पहला पॉइंट है प्रमोटिंग द शेयर्स। जो एंटिटी है उसके शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, एंड वो एंटिटी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्लाइंट है, यानी आप अपने ऑडिट क्लाइंट के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बेच रहे हो। मैंने कहा शेयर्स बेचने के लिए आपको क्या बोलना पड़ता है? आप बस एक बात बोलते हो कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे हैं। एक बात बताओ, एक तरफ आप ऑडिट कर रहे हो, दूसरी तरफ मार्केट में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ट है, इसके जाओ शेयर्स खरीदो। थोड़ी अलग सी बात नहीं लग रही? हाँ सर बात अलग सी लग रही है। मैंने कहा कहीं ना कहीं तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे होगे, उस टाइम पे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से गलतियां नहीं निकालोगे। मैंने कहा क्योंकि तुम गलतियां नहीं निकालोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी खराब हो जाएगी एंड तुम दिक्कत में आ जाओगे। एंड लास्ट चीज आ जाती है लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। आओ तुमको ये समझाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो इसको, लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। ठीक है, तो जब भी कोई न्यू लॉ आता है इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में आते हैं प्रोफेशनल्स एंड सीएज आर आल्सो देयर। तो मैंने कहा एक ऐसा सीए है मिस्टर एक्स जिसको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर लॉ इनेक्ट हो गया, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोविजन आ गया, तो जो इसका क्लाइंट है इसको भारी फायदा हो सकता है, उसको बहुत पैसे का फायदा हो सकता है। और इस प्रोविजन को लाने के लिए इस प्रोविजन को लाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। वो कमेटी में सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यार इस प्रोविजन को लाओ, इस प्रोविजन को लाओ, इस प्रोविजन का आना जरूरी है।
तो मैंने कहा जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह की हरकत करता है, तो क्या तुमको इससे लॉयर वाली खुशबू नहीं आ रही? हाँ सर, लॉयर वाली खुशबू आ रही है। ये अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो मैंने कहा यहाँ तुम्हारा एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। तो एडवोकेसी थ्रेट में तुम क्या करते हो सर? एडवोकेसी थ्रेट में 3 चीजें आएंगी, शेयर्स, एडवोकेट और लॉबी। आप प्रमोट कर रहे हो शेयर्स, आप एक्ट कर रहे हो एज एन एडवोकेट, और आप लॉबी कर रहे हो इन फेवर ऑफ अ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो ये तीन केसेस एडवोकेसी थ्रेट का पार्ट बन जाते हैं। अगली बात करते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट की। नाम से ही पता चल रहा है फेमिलियरिटी थ्रेट यानी आप सामने वाले के साथ उठ बैठ के इतने फेमिलियर हो गए हो कि आपका जो रिश्ता है वो लगभग एक फैमिली जैसा हो गया है। अब आपके लिए सामने वाला बंदा एक फैमिली जैसा हो गया है। आपने सुनी होगी ये बातें कि कई लोग बोलते हैं यार ये तो हमारे फैमिली जैसे है, ये तो हमारे रिश्ते जैसे है, इतना साथ तो कोई सगा भी नहीं देता जितना ये हमारा देते हैं। तो मैंने कहा उसी थ्रेड की बात कर रहे हैं कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको ये सारे रिश्ते नहीं बनाने होते क्लाइंट के साथ, ठीक है। इन्होंने ये बोला threat that are due to a long or close relationship with the client or employing organization, professional accountant will be too sympathetic. sympathetic मतलब क्या सर? अगर क्लाइंट को लॉस होता है ना, अकाउंटेंट की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा इतना सिंपैथेटिक नहीं होना भाई, वो क्लाइंट है, तुम्हें उससे इंडिपेंडेंट रहना है, ऑब्जेक्टिवली अपना ओपिनियन देना है। इतने सिंपैथेटिक नहीं हो सकते तुम, नेहा कक्कड़ नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला प्रोफेशनल अकाउंटेंट सिंपैथेटिक हो जाता है टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग देयर प्रोफेशनल वर्क। सर सिंपल सी बात है, हम क्लाइंट में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी इतनी ज्यादा लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है कि क्लाइंट को लेके हमारे मन में सिंपैथी आ जाती है। मैंने कहा वही सिंपैथी को हम फेमिलियरिटी थ्रेट कहते हैं। आओ फेमिलियरिटी थ्रेट बताएं। तो फेमिलियरिटी थ्रेट आंसर भी इतना सिंपल है। पहला पॉइंट है क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप। आपकी क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप है। मैंने कहा किसके साथ? डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट का डायरेक्टर और ऑफिसर है उसकी आपके साथ क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप है। मैंने कहा आपके साथ क्लोज और फैमिली रिलेशनशिप एक और बंदे की है। मैंने कहा किसके साथ? एम्प्लॉय ऑफ अ क्लाइंट। और ऐसा वैसा एम्प्लॉय नहीं है, हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। सर पहला पॉइंट क्या हो गया? मैंने कहा पहला पॉइंट हो गया क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप है। मैंने कहा पहले पॉइंट में किसके साथ है? डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट। दूसरे पॉइंट में किसके साथ है? सर दूसरे पॉइंट में ऐसे एम्प्लॉय के साथ है जो इस पोजीशन में है। मैंने कहा जो इस पोजीशन में है टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब? सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट मतलब जिस चीज का ऑडिट आप करने आए हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही बंदा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। तो मैंने कहा जब आपका जीजा, जब आपका साला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा तो क्या आप गलती निकल पाओगे? सर हम अपने साले की कैसे गलती निकालें, घर भी तो जाना है, वाइफ भी तो है। तो मैंने कहा बिल्कुल तुम ऐसी गलतियां नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट चीज, फॉर्मर पार्टनर। हमारा एक पार्टनर हुआ करता था of a firm being the director or officer or employee in a position to exert direct and significant influence over the subject matter of engagement। इन्होंने बात बोली पहले दो पॉइंट्स में, हमने क्या बोला? क्लोज और फैमिली रिलेशनशिप दो लोगों के साथ, या तो डायरेक्टर और ऑफिसर या ऐसे एम्प्लॉय के साथ जो क्या है? मैंने कहा हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। नेक्स्ट चीज क्या बोली? मैंने कहा नेक्स्ट चीज में हमारा एक फॉर्मर पार्टनर था जो आज की डेट में ये तीनों है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है और एम्प्लॉय है, हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। नेक्स्ट चीज, लॉन्ग एसोसिएशन। सर बहुत पुराना रिश्ता है, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर विद द ऑडिट क्लाइंट। मैंने कहा अगर कोई ऑडिट टीम मेंबर है जो 6-6 7-7 साल क्लाइंट के साथ बैठ कर लंच करेगा, शाम को टीटी खेलेगा, उसके बाद जो भी अपने दुख दर्द है शेयर करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक दूसरे के मन में सहानुभूति आ जाएगी, सिंपैथी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। तो मैंने कहा फेमिलियरिटी थ्रेट के 4 एग्जांपल क्या है? मैंने कहा 4 एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल फैमिली रिलेशनशिप। मैंने कहा किसके साथ है? सर दो लोगों के साथ, या तो डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, या फिर ऐसे बंदे के साथ, ऐसे एम्प्लॉय के साथ हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। अगला हमारा फॉर्मर पार्टनर है। वो फॉर्मर पार्टनर ये तीनों है, या तो डायरेक्टर है, या ऑफिसर है, या employee in a position to exert direct and significant influence over the subject matter of engagement। and लास्ट चीज आ जाती है क्या? लॉन्ग एसोसिएशन। हम काफी टाइम से क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा एक फैमिली जैसा रिश्ता बन गया है। लास्ट चीज करते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। सर इंटिमिडेशन थ्रेट क्या कहता है? इंटिमिडेट करना, यानी किसी को डरा धमका के अनकंफर्टेबल करना। डरा धमका के अनकंफर्टेबल करना, ए मेरी बात मान ले वरना मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, ये होता है इंटिमिडेशन। इसको इंटिमिडेशन कहते हैं। तो मैंने कहा इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब threat that a professional accountant will be deterred। so deterred मतलब डरा के रखना, उसको एकदम ऐसे डरा दो, तू मेरी बात मान ले वरना मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो उसको डेटर करना, will be deterred from acting objectively। मुझे एक बात बताओ, किसी को डरा दूंगा? मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला ये जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ना, इनको एकदम ठीक से ऑडिट कर दे वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं मतलब तेरे को गोली मार दूंगा, ठीक है? ऐसे मैंने उसको डराया। बिल्कुल। क्या लगता है
मैंने बोला तेरे को जो ओपिनियन देना है दे, बट याद रखियो मेरे को अगर पसंद नहीं आया तो मुझे गोली मार दूंगा। इनडायरेक्टली मैं उसको क्या कह रहा हूँ सर, इनडायरेक्टली ना मैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे ना काम खराब कर दिया मैंने, ऑब्जेक्टिविटी का। वो कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखेगा, वो चाहेगा जैसा मैं चाहता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं उसकी प्रोफेशनल जजमेंट की बैंड बजा दिया है। तो मैंने कहा ही विल बी डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ द एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर। जरूरी नहीं है प्रेशर मैंने एक्चुअली बना रखा हो सकता है वो परसीव कर रहा हो। इंक्लूडिंग द अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट, आप उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। आओ इसके एग्जांपल पढ़े। मैंने कहा नाम भी ऐसे ही है इसमें, थ्रेट, प्रेशर और प्लान प्रमोशन विल नॉट अकर। पहला पॉइंट, बीइंग थ्रेटन्ड विद डिसमिसल और रिप्लेसमेंट। मैंने अकाउंटेंट को बोला कि अगर तू मेरा काम ठीक से नहीं करेगा तो मैं तेरे को हटा दूंगा, मैं तेरे को निकाल दूंगा, डिसमिस कर दूंगा, या फिर मैं तेरी जगह किसी और को ले आऊंगा। तो मैंने कहा दोनों ही केस में वो निकल रहा है। दूसरा, फीलिंग प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टीज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। क्लाइंट ने कहा इस मैटर के साथ मैं कम से कम 10 साल से डील कर रहा हूँ, तू तो नया नया आया, नया नया अभी अभी आया, तो अभी तो अंडे से निकला है। तो उसने बोला कि तुम तो अभी अभी पास हुए, तुमको क्या पता कैसे होता है। तो उसने बोला कि मैं एक्सपीरियंस हूं, मेरे को सब आता है। ठीक है, जैसे राजपाल यादव बोलता है ना, मेरे को सब आता है मैं करूंगा, तो वो वही वाली फीलिंग है। क्लाइंट ने बोला कि मेरे को अच्छे से आता है, तो तुम मेरा काम उस हिसाब से करो जैसा मैं चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर प्रेशर डाल दो कि तुम मेरे से एग्री कर। अगली चीज, being informed that the planned promotion will not occur unless the accountant agrees with an inappropriate accounting treatment। जब तक अकाउंटेंट inappropriate accounting treatment से एग्री नहीं करता तब तक उसकी प्रमोशन नहीं होगी। और मैंने कहा प्रमोशन तो सबको चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसकी ऑब्जेक्टिविटी फिर दिक्कत में आ जाएगी। आओ तुमको तीनों पॉइंट्स याद कराऊं। कैसे याद करेंगे सर? मैंने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने थ्रेट किया कि उसकी प्रमोशन नहीं होगी। सर उसके ऊपर आ गया क्या? सर उसके ऊपर आ गया प्रेशर। उसके ऊपर आ गया प्रेशर कि अब उसको काम ठीक से करना है। 3 पॉइंट्स कैसे कैसे याद करेंगे? मैंने कहा सबसे पहले थ्रेटन किया। थ्रेटन वाले पॉइंट का क्या मतलब है? थ्रेटन का पॉइंट का मतलब है तुम लिखते भी ना करो चैट में। कैसा कह रहा है चंदन, कह रहा है सर गेम बजा देंगे उसकी, आप थ्रेट करते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट क्या सर? थ्रेट मतलब क्या? थ्रेटन विद डिसमिसल, थ्रेटन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से हम उसको थ्रेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही थ्रेट किया, क्या थ्रेट किया सर? हमने उसको बोला प्लान प्रमोशन नहीं होगी जब तक वो हमारे इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री नहीं करता। एंड लास्ट चीज आ जाती है प्रेशर। सर प्रेशर किस चीज का आ गया उसके ऊपर? प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ अ क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट कहता है मैं एक्सपीरियंस हूं, मेरे को सब आता है। इस तरह से हमारे इंटिमिडेशन थ्रेट खत्म हो जाते हैं। एंड थ्रेट है तो क्या दिक्कत है अगर हमारे पास सॉल्यूशन है? क्या तुमको सारे थ्रेट समझ आ गए? जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताएंगे सर क्या सारे थ्रेट समझ आ गए तुमको? सारे थ्रेट के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए क्या? थ्रेट्स का अगर क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर का प्यारा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, और कौन सा थ्रेट था? एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। इनको ना सर याद करवा दो, एकदम याद करा दो। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, साफी। सर साफी क्या होता है? मैंने कहा साफी एक बढ़िया सी ड्रिंक होती है जिससे तुम्हारे को ना मतलब एकदम चेहरे पे ग्लो वो आ जाता है और ये सब रहता है। तो मैंने कहा जैसी थ्रेट खत्म हो जाते हैं, जैसी थ्रेट खत्म हो जाता है तो अकाउंटेंट के चेहरे पे भी एकदम ग्लो आ जाता है, उसका चेहरा भी एकदम खिल उठता है। तो मैंने कहा जैसी थ्रेट खत्म होते हैं अकाउंटेंट का चेहरा खिल उठता है। सर उसने क्या पिया? उसने पी साफी। मैंने कहा साफी का क्या मतलब है? साफी मतलब SSAFI। SSAFI मतलब सबसे पहले एस का मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ए का मतलब है एडवोकेसी थ्रेट, एफ का मतलब है फेमिलियरिटी थ्रेट और आई का मतलब है इंटिमिडेशन थ्रेट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, आई थिंक 2 और 3 इयर्स बैक। तो जल्दी पेपर में आ सकता है और आप एकदम फुल नंबर ला सकते हो। सबने कहा यस क्लियर। नाउ we'll move to the next topic, example of actions that in certain circumstances might be safeguards to the threats। यानी थ्रेट्स तो है बट हम उनसे बच सकते हैं। मैंने कहा कैसे कैसे? तुमको ना बस एडिशनल चीजें लेके आनी, तुमको बस एडिशनल चीजें लेके आनी है, सारे थ्रेड से बच जाओगे। सर क्या लेके आना है? मैंने कहा पहले तो समय और लोग, समय और लोग यानी एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड पर्सन लेके आओ टू डू द रिक्वायर्ड टास्क व्हेन द एंगेजमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड, ताकि आप वो जो काम है तो जो आपका रिक्वायर्ड टास्क है आप उसको एकदम अच्छे से कर सको। उसके लिए आपको एडिशनल टाइम और रिसोर्सेज लाने और क्वालिफाइड पर्सोनल लाने। मैंने कहा 3 और लोगों को लेके आना है। मैंने कहा 3 लोगों को और लेके आना है। मैंने कहा 3 लोग क्या? एक तो रिव्यूअर, एक पार्टनर और एंगेजमेंट टीम और एक और फॉर्म लेके आनी है। ठीक है, अब तुमने बस लोगों को इकट्ठा करना है। पहले क्या लाए? तो सबसे पहले एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड पर्सोनल लाए। मैंने कहा अब 3 और लोगों को लाओ। 3 लोगों में तुम किसको लाए? सबसे पहले हम एक रिव्यूअर को लाए, फिर एक पार्टनर और उसकी एक टीम उठा के ले आए, और अगली चीज किसको लेके आए हो? मैंने कहा एक ऑडिट फॉर्म भी उठा के ले आए हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद क्या करोगे? सर इसके बाद बहुत सारे लोग हो गए हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग हो गए तो इनको थोड़ा अलग अलग कर दो। जल्दी से पहले याद कर लेते फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है सर? हमें थ्रेड से बचना है ना,
तो एक बंदा तो डर जाता है, बट यही अगर बहुत सारे लोग साथ में आ जाए तो किसी भी थ्रेट का हम सामना कर सकते हैं। ये मैंने बहुत साइकोलॉजिकली और वैसे बात करी है, बट हाँ अभी आंसर भी हमें समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं टू सेफगार्ड अगेंस्ट दिस थ्रेट। तो मैंने कहा ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करना है। पहले आप क्या लाए सर? सबसे पहले हम एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड पर्सोनल। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद आप 3 लोगों को लेके आए। मैंने कहा क्या क्या? एक तो रिव्यूअर को ले आए, ठीक है सर। दूसरा किसको लेके आए? एक पार्टनर और उसकी टीम उठा के ले आए। और तीसरा आप एक ऑडिट फर्म लेके आ गए। मैंने कहा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनको थोड़ा सेपरेट कर दो। आप सेपरेट कर दोगे टीम को। आओ समझते हैं क्या कह रहा है। Assigning additional time and qualified personnel to do the required task when the engagement has been accepted. Plus, अब आप किस किस को लाए थे सर? हम पहले तो रिव्यूअर को लाए थे। Having appropriate reviewer, not the member of team, to review the work performed or advise to address a self review threat. सर सिंपल सी बात है, ये हम रिव्यू खुद कर रहे थे तभी तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो रहा था। किसी और को बाहर वाले बंदे को बुला के लाएंगे, वो हमारे लिए अगर रिव्यू करके देगा तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिव्यू थ्रेट से हम बच सकते हैं। अगली चीज, using different partners and engagement teams with separate reporting lines for provision of non assurance services. बेसिकली जो आपका क्लाइंट है उसको टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस भी चाहिए, उसका एक केस फंसा पड़ा है। तो क्या टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस आपकी फर्म दे सकती है? तो मैंने कहा एक कंपनी है वाई कंपनी है, वाई है, ठीक है, वाई कंपनी लिमिटेड, वाई एक फर्म है, उसके डिपार्टमेंट्स है, एक अश्योरेंस डिपार्टमेंट है और एक टैक्स डिपार्टमेंट है। ओह यस, टैक्स डिपार्टमेंट है। आप उसका ऑडिट कर रहे हो। क्या जो बंदा ऑडिट कर रहा है वही टैक्स की सर्विस दे सकता है? मैंने कहा नहीं। टैक्स के लिए हम एक सेपरेट पार्टनर और उसकी टीम को लेके आएंगे। टैक्स को ही हम प्यार से बोलते हैं नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। नॉन अश्योरेंस का क्या मतलब है? मैंने कहा नॉन अश्योरेंस का मतलब है ऑडिट के अलावा जो भी सर्विस होती है उसको हम नॉन अश्योरेंस सर्विस बोलते हैं। तो मैंने कहा टैक्स के लिए लेके आएंगे सेपरेट पार्टनर और उसकी टीम विद अ डिफरेंट रिपोर्टिंग लाइन। रिपोर्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है? सब बच्चे बताएंगे सर रिपोर्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है। मैंने कहा रिपोर्टिंग लाइन मतलब आप किसको रिपोर्ट करते हो। रिपोर्टिंग लाइन मतलब पार्टनर, उसके अंदर ढेर सारे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के अंदर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के अंदर मैनेजर, मैनेजर के अंदर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के अंदर आर्टिकल। अरे कितने खुश हो गए सारे बच्चे। हाँ तो सर सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो मैंने कहा उसी को रिपोर्टिंग लाइन कहते हैं। तो वो रिपोर्टिंग लाइन अश्योरेंस वाली नहीं होनी चाहिए, उनकी एक सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए जो टैक्स वाली हम लेके आ रहे हैं। तो ये बात बोल रहा है। Using different partners and engagement teams with separate reporting lines for provision of non-assurance services. And आखिरी बात आ जाती है involving another firm to perform or re-perform a part of engagement. आप किसी और फर्म को लेके आए जिसने हमारे engagement का कुछ पार्ट परफॉर्म किया या re-perform किया। परफॉर्म मतलब उसने किया, हमने नहीं किया। री-परफॉर्म मतलब जो हम कर चुके थे उसने भी किया, ताकि वो देख सके कि हमने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं। एंड लास्ट चीज आ जाती है सेपरेटिंग टीम्स व्हेन डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। हमारी टीम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, सबको कॉन्फिडेंशियल बातें पता नहीं होनी चाहिए। टीम में होते हैं दो तरह के मेंबर्स, एक होते हैं कोर मेंबर्स, एक होते हैं नॉन कोर मेंबर्स। सर कोर मेंबर्स वो होते हैं जो टीम के साथ हमेशा रहते हैं, इन पे हमें भरोसा रहता है कि ये काम एकदम ठीक से करेंगे। नॉन कोर मेंबर्स होते हैं हम इनको कभी कभी ले लेते हैं अपनी टीम में ताकि हमारा काम टाइमली हो जाए। इनको हम अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से टीम में रख लेते हैं। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो भी नॉन कोर मेंबर्स होगा उसको आप कॉन्फिडेंशियल चीजों से दूर रखोगे और कोर मेंबर्स को अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजों के साथ रखोगे, कॉन्फिडेंशियल चीजों के अपने साथ रखोगे, राइट। सो इस तरह से हम सारे सेफगार्ड्स अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या सेफगार्ड्स हो गए सर? हमें बस चीजें लेके आनी है, हमें बस अपने लोग बढ़ाने, तो कहीं ना कहीं हम बचे रहेंगे। मैंने कहा क्या? पहले तो एडिशनल टाइम और रिसोर्सेज। क्या बात है, क्या बात है। चंदन कह रहे सर दिल खुश कर दिया। चंदन तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, सुबह सुबह उठ के ऑडिट पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए एक सीए फाइनल स्टूडेंट को। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, पहले हमें चाहिए एडिशनल टाइम और रिसोर्सेज और एक क्वालिफाइड पर्सोनल। बाकी हम 3 लोगों को लाए। 3 लोग कौन कौन है? जल्दी एक एक लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा एक तो आया पहले तो क्वालिफाइड पर्सोनल, नहीं सबसे पहले आया रिव्यूअर। मैंने कहा रिव्यूअर के बाद कौन आया? सर एक पार्टनर और उसकी टीम को लाया फॉर द प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। मैंने कहा तीसरा बंदा कौन आया? सर तीसरा बंदा आया है कौन? एक फर्म को उठा के लाया। मैंने कहा तुम तो लोग बढ़ाते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको सेपरेट करो ताकि हम जो बंदा लायक है उसी को कॉन्फिडेंशियल नेचर की चीज दे सके और डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। क्या तुमको सारी बातें क्लियर है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, तभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जल्दी बताओ, क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तुम सबको? ये यस यस यस, क्लियर। नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग? एकदम नोट्स बनाते चलना, ठीक है। अपने ना नोट्स जरूर बनाते चलना, जो जो हम बातें बता रहे हैं, जो जो हम दिमाग में चीजें डाल रहे हैं ना, कि 3 लोगों को बुला लो, एक बंदे को बुला लो, ये बुलाने वाली चीजें ना तुमको दिमाग में रख के चलनी है, तभी आंसर पूरा का पूरा याद होगा, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप। अच्छा, सेक्शन 8 ऑफ सीए एक्ट 1949, जहां जहां सीए एक्ट लिखा है ज्यादा क्लियर हो गए हैं सर। मंदर ने कहा सर बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, इतना ज्यादा क्लियर मत करो। मैंने कहा बहुत जरूरी है इतना क्लियर रखना, अब एग्जाम तक याद रखना तो अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा ना। ठीक है, डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, कब कब आप मेंबरशिप नहीं ले सकते। यानी आपने सीए फाइनल का एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, आर्टिकलशिप भी कर लिया है, बट आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। यानी आप अपने नाम के आगे, आप अपने नाम के आगे सीए नहीं लगा सकते। मैंने कहा कब कब नहीं लगा सकते, पहले तो दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। तो अगर आप बच्चे हो, थोड़े अभी कच्चे हो, तो आपको सीए नहीं बना सकते। अगर आप हो अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, अभी रिसेंटली ही ऑल इंडिया रैंक 1 जो आई, उनकी एज है 19 ईयर्स एंड शी हैड क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया कि 19 साल में पहला चार्टर्ड, 19 साल में उन्होंने सीए एग्जाम क्लियर कर लिया, प्लस अपनी आर्टिकलशिप भी पूरी कर ली। तो मैंने कहा खुश तो बहुत है, खुश तो बहुत है, बट उनको अभी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। उनको 21 साल तक रुकना पड़ेगा तभी उनको मेंबरशिप मिलेगी। तो मैंने कहा अभी तो आप 21 साल के हो, तब जाके आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल बनोगे। दूसरी चीज, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, अनसाउंड माइंड। मैंने कहा अनसाउंड माइंड है, और याद रहे ये अनसाउंड माइंड ऐसा नहीं कि उसका दोस्त कह रहा है कि यार ये मेरा दोस्त पागल है, इसको मेंबरशिप मत दो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक कोर्ट ने कहा है। जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक आप नहीं कह सकते कि कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है कि नहीं। बच्चे तो उनका नाम भी लिख रहे हैं। मैंने कहा नाम से मत जाओ, काम पे जाओ। क्यों 19 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो आई थिंक इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम तो बड़े हो गए हैं, हम भी बन सकते हैं, तो जल्दी बनेंगे हम भी। बट अभी के लिए हमें पॉइंट समझना है, अगर आप अभी तक 21 साल के नहीं हुए हो तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। आप एग्जाम क्लियर करो, आर्टिकलशिप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 21 साल का होना पड़ेगा। उसके बाद आप पागल हो और ये कोर्ट भी मानता है, आप पागल हो और ये कोर्ट भी मानता है, तो यू आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड ऐसा कोर्ट ने माना है। प्लस यू आर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है दूसरों को पैसा देने के लिए, आपके पास दूसरों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। उसके बाद डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज में क्या फर्क होता है सर? अनडिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो इंसॉल्वेंसी का वो है ना दाग, वो अभी भी लगा हुआ है। डिस्चार्ज मतलब वो दाग हट चुका है, तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके काम कर सकते हो। बट you have not obtained from court a certificate stating that the insolvency was caused by misfortune। कोर्ट ने आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि जो आपकी हालत हुई थी, जो आपकी पैसे की कमी हुई थी, वो मिसफॉर्च्यून की वजह से हुई थी, यानी आपकी किस्मत खराब थी। मैंने कहा अगर किस्मत खराब नहीं थी तो पक्का आपने कोई उल्टे काम करे होंगे जिस वजह से मिसफॉर्च्यून हुआ। तो जो बंदा उल्टे काम करेगा उसको भी मेंबरशिप नहीं मिलेगी, उसको भी सेक्शन 8 की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट, कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन और विदाउट, विद इन यहाँ पे आना चाहिए, विद इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, विद इन और आउटसाइड इंडिया of offense involving moral turpitude and punishable with transportation or imprisonment unless central government by order in writing has removed the disability। ये क्या कह रहा है? आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, या तो वो इंडिया का कोर्ट है या इंडिया के बाहर वाले किसी कोर्ट ने, आपको कन्विक्ट कर दिया है, आपको बेसिकली जेल में डाल दिया है। ठीक है, आपको जेल में डाल दिया गया है, या फिर आपको काला पानी की सजा हो गई है। जेल मतलब इम्प्रिजनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब काला पानी की सजा। ठीक है, तो या तो आपको जेल में डाल दिया गया है या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट हो गई है, तो आप मेंबर नहीं बन सकते। बट आप बन सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका साथ दे दे। यानी सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे साथ देती है? मैंने कहा अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग हैज रिमूव्ड द डिसेबिलिटी, उसने वो डिसेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी। तो मैंने कहा जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ है, जब मोदी जी साथ है, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज आ जाती है, रिमूव फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ आईसीआई बीइंग गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। आपने कोई प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट किया, इस वजह से आपकी मेंबरशिप ली गई है। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के लिए सारे शेड्यूल्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मेंबर्स। मैंने कहा आपने बहुत बार सुना होगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 12 क्लियर ही नहीं करते और फेसबुक पे अपने नाम के आगे लिख देते FCA। FCA का मतलब पता है तुम लोगों को? सर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं होता, वो तो तुम अपने आप को खुश करने के लिए बोलते हो। एफसीए का मतलब होता है फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 5 साल हो गए हो, उसको एफसीए बोलते हैं। कहीं भी एफबी पे सारे बच्चे सर एफसीए एफसीए पता नहीं क्या क्या, एफसीए गुड़िया, कोई भी अपना नाम कुछ भी रख लेता है, तो ये सब ना अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट है एसोसिएट। पहले एफसीए बनने से पहले तुम एसोसिएट बनते हो। ठीक है, तो person whose name has been entered in the registrar and entitled to use the letters ACA after his name। सिंपल सी बात है, जो बंदा
जिसका मेंबरशिप नंबर आ गया है वो सीए बन चुका है और उसका रजिस्टर में नाम चढ़ चुका है, उसको हम एसोसिएट बोलते हैं। और उसी बंदे को जब 5 साल हो जाएंगे तो हम एफसीए बोलेंगे। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेंबर शैल बी रजिस्टर्ड एज अ फेलो ऑफ आईसीए, इनको हम फेलो बोलते हैं, ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस अलोंग विद एप्लीकेशन। ऐसे वैसे फेलो नहीं बोलेंगे, 5 साल भी होने चाहिए और पैसा भी लगेगा, फीस भी लगेगी अलोंग विद एप्लीकेशन। एसोसिएट मेंबर हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, अगर आप इंडिया में 5 साल के लिए प्रैक्टिस कर चुके हो, 5 साल कम से कम आपने प्रैक्टिस करी है, तो ही हम आपको एफसीए बोलेंगे। या फिर मेंबर हु हैज बीन एसोसिएटेड who has been an associate for continuous period of not less than 5 years, आप कम से कम 5 साल के लिए एसोसिएट थे, प्लस आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स एससीए, यानी आपने ऐसी कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है या आपने कुछ ऐसा कर रखा है जिसको हम कह सकते हैं कि आपने 5 साल प्रैक्टिस कर रखी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर इसका एग्जांपल दो, मैंने कहा इसका एग्जांपल कुछ नहीं, अभी तो इसको बस समझ लो कि आपने ऐसा कुछ कर रखा है, आपने कुछ ऐसा कर रखा है जिसको हम कह सकते हैं कि आपने 5 साल एज अ एसीए काम किया है और आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो कम से कम 5 साल एज अ सीए कंटीन्यूअस प्रैक्टिस के बराबर है। अगली चीज आ जाती है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्या जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जिसमें आपका नाम चढ़ाया गया था, सारे बच्चे मेरा साथ देंगे, कोई बच्चा मोबाइल यूज नहीं करेगा, कोई बच्चा उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, सारा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पे, ठीक है, सारा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिमूवल ऑफ नेम। मैंने कहा रजिस्टर में से आपका नाम हटा दिया जाएगा अगर आपने ये 4 चीजें हो जाती है। मैंने कहा क्या रजिस्टर में से आपका नाम हटा देंगे अगर आप दुनिया से ही हट गए, आप हो गए भगवान को प्यारे, आप हो गए भगवान को प्यारे। तो मैंने कहा जब आप भगवान को प्यारे हो गए हो दोस्त, जब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो रजिस्टर में रह के भी क्या करोगे। दूसरा, फ्रॉम होम द रिक्वेस्ट ही रिसीव, मतलब यार चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक मेंबर है आईसीआई का, वो कहता है कि यार मेरे को आईसीआई का मेंबर रहना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता अब। तो बेसिकली उसने कहा कि मेरा मन नहीं है मेंबर रहने का, तो उसने रिक्वेस्ट करा कि मेरा नाम रजिस्टर से हटा दो। अगली चीज, नॉट पेड द प्रिस्क्राइब्ड फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम। आपको पता है सर, बताओ जब तुमने रजिस्ट्रेशन लिया सीपीटी फाउंडेशन में, तुमने पैसा पे किया सर, हाँ बहुत भारी रजिस्ट्रेशन फीस पे की थी। फिर जब तुम एग्जाम देने गए फाउंडेशन का, तब भी तुमने पैसा किया, हाँ सर फीस लगी थी। फिर इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर किया तो भी तुमने फीस दी, बिल्कुल सर। उसके साथ हमने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, उसकी भी फीस दी, मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद इंटरमीडिएट के साथ तुमने ओसी करी, आईटीटी करी, उसकी फीस दी, हाँ सर। बस बैंक अकाउंट में ऐसे ठक 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 नीचे आता जा रहा था, मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर तुमको एक होप मिली, अब पैसा आएगा, अब रातों रात एकदम अमीर हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, क्योंकि अब अपनी आर्टिकलशिप लगने वाली है। फिर तुम्हें मौका पता चला कि इंटरमीडिएट के बाद अब आर्टिकलशिप होगी, तुमने सपने देखे कितना पैसा होगा, मैं कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा। फिर तुमको पता लगा आर्टिकलशिप में तो चिल्ली चिल्ली पैसा मिलता है, बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, और आर्टिकलशिप जैसे ही स्टार्ट करी उससे पहले तुमको पता लगा सीए फाइनल के लिए भी रजिस्ट्रेशन फीस देंगे लगभग 24-25 हजार। तुमने कहा इतनी तो मेरी स्टाइपेंड ही नहीं है साल भर की, अब मैं क्या करूंगा। तो तुमने वो फीस भी पे करी। उसके बाद तुमको सीए फाइनल के जो एग्जामिनेशन फीस थी वो देनी पड़ी, फिर तुमको एमसीएस की फीस देनी पड़ी, और एमसीएस के साथ तुमने फिर से अगेन आईटी ट्रेनिंग की फीस दी। मुझे नहीं पता तुमने उसमें क्या किया, पर तुमने फीस देते चले गए। अब मजे की बात बताऊं क्या, जब तुम सीए बन जाओगे ना, तुम्हें अपने नाम के आगे सीए रखने के लिए, मेंबर बने रहने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आपको हमें मोटिवेट करना चाहिए, आपको हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। मैंने एक बात बताता हूँ, अब तुम फीस पे करने के लिए लायक हो जाओगे, यानी जैसे तुम सीए बन जाओगे वैसे ही तुम्हारे पास रातों रात एकदम बढ़िया बढ़िया पैसे आने लगेंगे। बस अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपनी आर्टिकलशिप करो। दुनिया में नौकरी देने वाले बहुत लोग हैं, काबिल लोगों की बहुत ज्यादा कमी है दुनिया में, काबिल लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, नौकरी की कमी नहीं है, काबिल लोगों की कमी है। तुम काबिल बनोगे तो तुम्हें बढ़िया नौकरी मिलेगी और बढ़िया 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 पैसे मिलेंगे, और उन पैसों के सामने ये फीस कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमें जो फीस देनी थी, उस मेंबर को जो फीस देनी थी वो फीस नहीं पे कर पाया, तो कहीं ना कहीं वो सेक्शन 20 में, कहीं ना कहीं वो सेक्शन 20 में गिल्टी हो जाएगा। These days, people who are employed for 5 years are also treated as FCA, sir. I mean ACA, who are actually not practicing but employed. Yes, guys, कई बार जो लोग employed रहते हैं, वो भी अपने नाम के साथ FCA यूज करते हैं, वो भी अपने नाम के साथ FCA यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंस्टीट्यूट ने उनको अलाउ कर दिया थ्रू जनरल नोटिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, तो उनको वैसे अलाउ करा होगा। एंड नेक्स्ट चीज आ जाती है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर में से नाम कब हटेगा, जब मैंने कहा जब सामने वाला जो बंदा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के जल्दी से प्रोविजन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा क्या क्या प्रोविजन थे। सबसे पहला तो प्रोविजन था कि हम कब मेंबर नहीं बन सकते, एक तो हम 21 साल के नहीं है, ठीक है, 21 साल के नहीं, तो मैंने कहा 21 साल का होगा तभी तो मेंबरशिप मिलेगी, तो वो पॉइंट तो आएगा ही नहीं। उसके बाद था उसको इंप्रिजनमेंट हो गई, कन्विक्शन हो गया बाय कोर्ट इन और आउटसाइड इंडिया फॉर इंप्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। पर रजिस्टर में से नाम हटने के बाद रजिस्टर में नाम वैसे वापस भी आ सकता है, वापस भी हम उसका नाम ला सकते हैं, बट कौन सी डेट से माना जाएगा कि उसकी रिस्टोरेशन हो गई इन केस ऑफ मेंबरशिप रिमूवल। तो मैंने कहा
तीन केसेस हैं, केस बाय केस एक बार देख के चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन एंड रिक्विजिट फीस आर मेड इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल। इसने एक बात बोली, आपका जो नाम हटा था ना रजिस्टर से, वो इस वजह से हटा था क्योंकि आपने फीस नहीं पे करी थी। तो अगर आपने जो फीस है और उसकी जो एप्लीकेशन है कि आप अपना नाम वापस डलवाना चाहते हो, वो उसी साल में डलवा दिया जिस साल आपका नाम हटा था, तो आपकी रिस्टोरेशन shall be with effect from the date on which it was removed from the register। यानी ये मान लेंगे जिस दिन आपका नाम रजिस्टर से हटाया था उसी दिन आपका नाम वापस डाल दिया गया, ये बेसिकली आपका नाम हटाएंगे। दूसरा, अगर जो आपका नाम रिमूव हुआ था वो हुआ था अंडर द ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी और अपीलेट अथॉरिटी और हायर कोर्ट, यानी बड़े लोग, बड़े कोर्ट, इन कोर्ट्स की वजह से, इन कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आपका नाम हटा था, तो मैंने कहा आएगा भी इनके ऑर्डर के हिसाब से ही। रिस्टोरेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर्स, जो इनके ऑर्डर होंगे उसी हिसाब से हम रिस्टोरेशन करेंगे। एंड लास्ट चीज आ जाती है इन अदर केसेस, बाकी केसेस में रिस्टोरेशन विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन एंड फीस रिसीव्ड। जिस दिन आप एप्लीकेशन और फीस दोगे उस दिन हम मान लेंगे कि आपका रिस्टोरेशन हो गया। अब आती है अगली बात, बंदा सीए नहीं है और बोलता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी बोलता है मैं सीए इन प्रैक्टिस हूं। तो क्या इसमें कोई दिक्कत की बात है? क्या हम ऐसे खुलेआम बोल सकते हैं कि हम सीए नहीं है, फिर भी हम सबको बोल रहे हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है? मैंने कहा नहीं बोल सकते। सेक्शन 24 ऑफ सीए एक्ट 1949 कहता है अगर एक बंदा जो मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है और रिप्रेजेंट करता है कि वो मेंबर ऑफ आईसीआई है, या फिर डेजिग्नेशन यूज करता है सीए डेजिग्नेशन यूज करता है, या फिर आईसीआई का मेंबर है बट उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, बट रिप्रेजेंट करता है कि मैं सर्टिफिकेट प्रैक्टिस लेके बैठा हूं, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो उसको लगेगा फाइन। कितने रुपए का? सर इसका तो नोट भी बंद हो गया है। फर्स्ट कन्विक्शन विल बी विद अ फाइन विच कैन एक्सटेंड टू 1000 रुपए। आपको 1000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। प्लस अगर आप एक बारी में नहीं माने तो आपको क्या लगेगा? तो मैंने कहा अगली बार आपको लगेगा सबसे पहले तो फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और बोथ। तो मैंने कहा दो चीजें हो सकती है, या तो आपको फाइन लग जाएगा 5000 रुपए का, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी अप टू 6 मंथ्स, या फिर दोनों चीजें आपको हो जाएंगी। दोनों ही चीजें आपको हो सकती है। तो ये है पेनल्टी जो आपकी एमसीक्यू फॉर्म में आ सकती है, कि ये चीज और ये वाली चीज भी, ये दोनों चीज आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकती है कि कब कब क्या क्या होगा। तो आपको ये चीजों पे अच्छे से गौर करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखो सबसे पहले आप बन गए मेंबर, सर यहां पे नहीं, यहां पे बताओ, ठीक है, आप बन गए मेंबर ऑफ आईसीआई। मैंने कहा मेंबर ऑफ आईसीआई कैसे बनते हैं? सर सबसे पहले तो हमने अपना सीए फाइनल क्लियर करा, आर्टिकलशिप कंप्लीट करी, उसके बाद आपने क्या किया? सीए फाइनल क्लियर किया, आर्टिकलशिप कंप्लीट करी, उसके बाद क्या करा? सर मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और मेंबरशिप भी आपको मिल गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप एज अ मेंबर ही रहो, यानी आप अपना एम्प्लॉय बन सकते हो किसी के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जा सकते हो, या फिर आप अपना एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हो, ठीक है, आप एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो अब तुमको समझ आ गया क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस? हाँ, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, बट वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शैल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन, वो लायबल हो जाएगा फॉर कैंसिलेशन इफ नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। यानी जब आप मेंबर बने, जब आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और मेंबरशिप अप्रूव हो गई, आपका नाम कहां गया? सर आपका नाम गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, आपका नाम गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया और आप प्रैक्टिसिंग सीए बन गए। मैंने कहा अगर आपका नाम यहां से ही रिमूव हो जाए तो आप क्या ये चीज कर पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने यही बात बोली कि अगर आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम हट जाता है, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्लस काउंसिल इज सेटिस्फाइड किस चीज को लेकर? that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading और false information और by mistake और inadvertence। यानी काउंसिल सेटिस्फाइड है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन किया है, आपने धोखाधड़ी से किया है। धोखाधड़ी मतलब आपने इनकरेक्ट, मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, प्लस ये बाय मिस्टेक और इनएडवर्टेंस हो गया। इनएडवर्टेंस यानी गलती से। अगली चीज, मेंबर है सीज टू प्रैक्टिस। हमें जो चीज प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक सर्टिफिकेट लिया है, पर अगर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता तो सर्टिफिकेट की कभी क्या ही फायदा? तो मैंने कहा जो काम के लिए मैंने सर्टिफिकेट लिया था वो काम मैं करता ही नहीं, तो मेंबर है सीज टू प्रैक्टिस, तो मेरे को प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। एंड अगली चीज आ जाती है
member has not paid the annual fee for certificate of practice till 30th day of September, यानी 30 सितंबर तक आपने जो सर्टिफिकेट के लिए फीस पे करनी थी वो फीस अगर आपने नहीं पे करी तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल हो जाएगा ऑफ द रेलिवेंट ईयर वेयर सीओपी इज कैंसिल, जहां आपका सीओपी कैंसिल हो जाएगा होल्डर शेल सरेंडर द सेम टू द सेक्रेटरी। जैसे ही आपका सीओपी कैंसिल हो जाता है आप उसको जाके कहीं भी नहीं रखोगे, आप उसको सीधा सीधा सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई को सबमिट कर दोगे। रेगुलेशन 11 बोलता है कि ऑन रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी स्टेट्स, मतलब ये कहता है कि जब सीओपी कैंसिल हो जाएगा तो उसको रिस्टोर भी तो करा सकते होंगे, तो इन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन द अप्रूव्ड फॉर्म, अगर आप अप्रूव फॉर्म में एप्लीकेशन करते हो और पेमेंट कर देते हो फीस की, काउंसिल में रिस्टोर द सीओपी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज कैंसिल, जिस दिन उसको कैंसिल किया गया था उसी दिन से वापस रिस्टोर कर देंगे टू मेंबर whose certificate has been cancelled due to non-payment of annual fee for COP and whose application complete in all respects together with fees is received by the secretary before the expiry of relevant year। यानी उस relevant year की अगर हम बात करें 21, 22 की, तो आपने 31 मार्च 22 से पहले पहले अगर ये फीस पे कर दी, मतलब 30 सितंबर 21 को, 30 सितंबर 21 को जो आपने फीस पे करनी थी वो आपने 30 सितंबर 21 को फीस ना पे करके 31 मार्च 22 तक फी पे कर दी, प्लस आपने एप्लीकेशन दे दी, तो आपका सीओपी रिस्टोर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से एक बार ये सारे प्रोविजन देख लो, जल्दी से एक बार सारे प्रोविजन देख लो और मेरे को हरी झंडी दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, अपन फास्ट तो नहीं जा रहे ना? तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा ना अपन बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक में फास्ट तो नहीं हो गए? बिल्कुल यस सर, ऑसम, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। सब जागते रहेंगे यार, सब जागते रहेंगे। आज अपन मस्त एकदम बढ़िया अच्छे से प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ के जाएंगे। तुमको एकदम पूरी फील दे दूंगा मैं कैसा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट फास्ट। क्या बात है, हेली जी कह रहे बिल्कुल फास्ट नहीं लग रहा सर, एकदम होले होले। क्या बात है, मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस। किन मेंबर्स को मानते हैं डीम टू बी इन प्रैक्टिस? यानी अगर ये लोग ये सब काम कर रहे हैं तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो ये इनको अलाउड भी है, मतलब अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो वो ये सब काम कर सकता है। दो चीजें हो गई, पहले तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो आप ये सब काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखना जरूरी है। क्या दोनों बातें समझ आती है? हाँ सर, दोनों बातें समझ आती है। तो a member of ICAI shall be deemed to be in practice if he engages himself in the practice of accountancy or offers to perform services involving auditing, preparation, verification, certification of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग काम वाम करता है, ऑडिट करता है, प्रैक्टिस करता है अकाउंटेंसी में, और renders the professional services about the matters of principle relating to accounting, presentation और certification of financial facts and data। बेसिकली इंड एएस की इंप्लीमेंटेशन में काफी हेल्प करता है, उनको समझाता है कैसे एएस अप्लाई करना है, कैसे इंड एएस अप्लाई करना है। ये सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल की बात हो रही थी। जब भी तुमको मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल दिख रहे ना, ये समझ जाना कि सामने वाले को तुम सिखाने जा रहे हो कोई इंड एएस को कैसे अप्लाई किया जाता है, कोई एएस को कैसे अप्लाई किया जाता है। मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल रिगार्डिंग अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेशन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने, ये तुम उसको सामने वाले को सिखा रहे हो। असली पॉइंट जो है ना, असली पॉइंट है ये वाला, फोर्थ पॉइंट, सच अदर सर्विसेज विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर रेंडर्ड बाय अ सीए इन प्रैक्टिस। इसने कहा अगर आप ये सारी चीजें भी कर रहे होगे ना, ये सारी चीजें भी कर रहे होगे, तब भी हम आपको सीए इन प्रैक्टिस ही मानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी एज अ सीए इन प्रैक्टिस भी आप ये सारी सर्विसेज कर सकते हो। कौन सी सर्विसेज हैं इसके बारे में अभी हम यहां बात करेंगे, उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन है। मेंबर हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस, यानी अगर मैं एक सीए इन प्रैक्टिस का एम्प्लॉय हूं, आई विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग द आर्टिकल असिस्टेंट्स। ऐसा हुआ होगा कि अगर आप जब आर्टिकलशिप में गए, तो जो आप जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे थे वो पार्टनर नहीं था, वो उस फर्म का पार्टनर नहीं था, बल्कि उस फर्म का ना एम्प्लॉय था, तो उनको हम प्यार से बोलते थे पेड असिस्टेंट। हमारी फर्म में तो हम उनको प्यार से पेड असिस्टेंट्स बोलते थे। उन पेड असिस्टेंट्स के अंडर भी काफी सारे आर्टिकल्स रजिस्टर होते थे। तब मन में सवाल आता था यार ये तो पार्टनर नहीं है, इसके अंडर कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? तो इन्होंने एक बात बोली कि अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ पार्टनर नहीं है, उसका एम्प्लॉय भी आर्टिकल असिस्टेंट्स को ट्रेन कर सकता है, बट याद रहे वो एम्प्लॉय ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस ही होता है, एंड उसको लिमिटेड पर्पस के लिए हम सीए इन प्रैक्टिस मानते हैं। उसी लिमिटेड पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग आर्टिकल असिस्टेंट, उसको हम सीए इन प्रैक्टिस मानते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या हमने अभी एक बात बोली थी? हाँ सर, बात बोली थी,
सच अदर सर्विसेज विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर रेंडर्ड बाय सीए इन प्रैक्टिस, यानी जो जो सर्विसेज काउंसिल को लगता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस रेंडर करता है वो यहाँ पे काउंसिल बता सकता है। तो मैंने कहा इसी को ध्यान में रखते हुए परसुएंट टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 Council has passed a resolution permitting a CA in practice to render entire range of management consultancy and other services। हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को entire range of management consultancy and other services अलाउ कर दिया है। What do you mean by management consultancy and other services? ये पूरी लिस्ट दे रखी है, इसको बस हमें रीड करना है, समझना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन, जो तुमने सीए इंटर में एफएम के नाम से पढ़ा था। सर एफएम में तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एडवाइस ये सब भी था, मैंने कहा बिल्कुल सही। वर्किंग कैपिटल के बारे में भी पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज इनके बारे में पढ़ा होगा। और प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फीजिबिलिटी स्टडीज, क्या एनपीवी निकाल के आए हो? क्या इंटर में एनपीवी निकाल के आए हो? तुम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में एनपीवी निकाला होगा ना? हाँ सर एनपीवी निकालते थे, क्यों निकालते थे? ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट्स फीजिबल है कि नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो सर वो जो फीजिबिलिटी अगर तुम देखते थे ना, वो सब काम चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ कर दिया इन लोगों ने। प्लस प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सब बचपन से बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 12वीं क्लास में स्टार्ट कर दिया था टीएस गरेवाल से। मैंने कहा बिल्कुल सही, वही बात हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश बजट, उसके बाद कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, हाँ पूरा बजटिंग का टॉपिक पढ़ के आए हैं, पूरा बजटिंग का टॉपिक पढ़ के आए इंटरमीडिएट में। मैंने कहा बिल्कुल सही, सारा इंटर का काम अलाउ कर दिया, सारा इंटर के काम में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और तुम्हें वर्किंग कैपिटल बताया था, वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कितना इन्वेंट्री हमें रखना चाहिए, यानी क्योंकि कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाती है इन्वेंट्री में, तो हमें इन्वेंट्री मैनेज करके चलने की एकदम एडिक्वेट इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहे, ठीक है। तो इन्वेंट्री उतनी होनी चाहिए। प्लस मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग मतलब कैसे हमें इन्वेंट्री को हैंडल करना है, कैसे उसको इशू करना है फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल। प्लस उसकी स्टोरेज, कितना वेयर हाउस में रखना है, कितना हम सप्लायर के पास रख सकते हैं। अगली चीज आ जाएगी क्या, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है, प्लस देखना पड़ता है कि मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं। उसके बाद जैसी डिमांड है, जैसी रिसर्च है, उस हिसाब से प्राइस फिक्स किया जाता है एंड अदर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। अब बाकी डिसीजन मेकिंग भी चलती रहती है। अगली चीज आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स, कॉस्ट कंट्रोल एंड वेन्यू एनालिसिस। ये भी अगेन तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही बात आ जाती है। अगली चीज है कंट्रोल मेथड्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसको तुमने प्यार से एमआईएस रिपोर्टिंग के नाम से सुन रखा होगा, एमआईएस की रिपोर्ट्स। तो ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की बात आ जाती है। इसके ऊपर आईसीआई का क्वेश्चन है। अगले जो 2 पॉइंट्स है, पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी एग्जांपल लेते हैं, आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, आपका एक क्लाइंट है। सर क्लाइंट को ना एक नाम दे दो, मिस्टर भोलू। मिस्टर भोलू आपका एक क्लाइंट है। अब इस क्लाइंट को अपने पास एक अकाउंटेंट रखना है। मैंने कहा ठीक है, जिस अकाउंटेंट को ये रखना चाहता है, इसका इंटरव्यू लेना है। मेरे को एक बात बताओ, एक सीए से बेटर इसका इंटरव्यू कौन ले सकता है? बिल्कुल सर, ये तो एकदम पता लगा लेगा कि क्या कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कितने इंड एएस इसको आते हैं, सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकली समझ लेगा, कितना इसको टैली आता है, कितना सैप आता है। मैंने कहा यही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पर्सनल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करता है, इसको भी हमने ये काम एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउ कर दिया है। एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी कर सकते हो। अगला पॉइंट, जिसको रिक्रूट किया उसके आप एग्जीक्यूटिव सेटिंग प्लान, इंसेंटिव प्लान्स भी कर सकते हो, प्लस वेज इंसेंटिव प्लान्स वगैरह भी आप कर सकते हो। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये तो हमारा एक चैप्टर भी है जिसको हम कवर करेंगे, तो ये काम भी आपको अलाउ कर दिया है। अगला पॉइंट आ जाता है क्या, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, वो वैल्यूएशन करता है किसकी, मैंने कहा शेयर्स की, बिजनेस की, और एडवाइस करता है रिगार्डिंग अमेलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन। तो जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाले काम है, वो काम भी एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कर सकते हो। उसके बाद है बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो नॉर्मल प्लानिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये सारे काम भी आप कर सकते हो। अगला पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्क स्टडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन। बेसिकली एचआर वाले सारे काम दे दिए, एचआर वाले सारे काम अलाउ कर दिए, एचआर वाले काम एज अ सीए इन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगला पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस टू कैरी आउट अदर प्रोफेशनल सर्विसेज इंक्लूडिंग ईडीपी। मुझे एक बात बताओ, ईआईएस-एसएम क्यों पढ़ा? सर ईआईएस-एसएम इसलिए पढ़ा ताकि हमें थोड़ी फील तो आए कि हम इंटर मुश्किल है। मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ा, ये जो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम तुमको चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ाया गया, ये इसलिए पढ़ाया गया ताकि कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज भी तुम्हारी एकदम बेस्ट रहे, उसमें भी तुम पीछे ना रहो। तो एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है सर, समझ गए। अब सब एकदम ना यहाँ पे देखेंगे आईपैड पे, और
जो जो मैं बातें बोल रहा हूं इनको ना ध्यान से सुनना, बिकॉज इसी में तुमको डाउट आएगा। बाकी पॉइंट सारे सिंपल हैं, इसको एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। कोई बच्चा फोन वोन नहीं चलाएगा, ए फोन नहीं चलाना नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिंग एज अ, मैंने कहा क्या, एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू इंक्लूडिंग सच मैटर्स एज। सर इशू का क्या मतलब है? मैंने कहा इशू का मतलब ना यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इशू का मतलब है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, उसको एक एडवाइजर रखना पड़ता है, उसको एक कंसल्टेंट रखना पड़ता है, जो कि काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउड है। अब उसमें वो क्या क्या करेगा? सर प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग एंड मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जो भी प्रोस्पेक्टस या डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हो लोगों को इनवाइट करने के लिए कि वो आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करे, उसके ड्राफ्टिंग में आप हेल्प कर सकते हो। प्लस drafting and filing of listing agreement and completing the formalities with stock exchange registrar of companies and SEBI। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आरओसी हो गया, सेबी हो गया, इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब आप निपटाओगे। अगली चीज प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट। सर पब्लिसिटी क्यों करनी है? मुझे एक बात बताओ, जब जोमेटो का आईपीओ आ रहा था तो क्या हर न्यूज़पेपर में उसकी डिटेल्स आ रही थी? हाँ सर, हर न्यूज़पेपर में डिटेल्स आ रही थी। यूट्यूब पे हर इन्फ्लुएंसर उस पे वीडियो बना रहा था कि ये आईपीओ में सब्सक्राइब करो, एकदम बेस्ट आईपीओ है, आओ सारे मिलकर जोमेटो को आईपीओ को सब्सक्राइब करें। कैसे तुमको जोमेटो के आईपीओ के बारे में पता चला? सर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुई थी, प्रॉपर पब्लिसिटी हुई थी। मैंने कहा उसी की बात हो रही है, जब भी कोई आईपीओ आता है उसकी पब्लिसिटी बजट बनती है, उस बजटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है। नेक्स्ट चीज, एडवाइस रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स फॉर सिलेक्शन। याद रहे ये सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है, ये काम ये खुद नहीं करेगा जो भी मैं बता रहा हूं। मैंने कहा क्या क्या, एड मीडिया, क्या एड मीडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद कर रहा है या सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है? जल्दी सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एड मीडिया, सेंटर्स फॉर होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेज ऑफ ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। ये जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती है कि ब्रोकर्स को बताया जाता है कि हमारे ऐसे फाइनेंशियल्स हैं और हम इतनी बढ़िया कंपनी है और हम इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती है जहाँ पे ब्रोकर्स को बुला के खिलाया पिलाया जाता है, मस्त उनको पार्टी वार्टी कराई जाती है, तो वो सारे कॉन्फ्रेंस की जो भी प्लानिंग होगी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेगा। प्लस बैंकर्स टू इशू, कलेक्शन सेंटर्स, ब्रोकर्स टू इशू अंडरराइटर्स और अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ये सारे काम में भी इनकी सिलेक्शन में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया ऋषभ और सुषमा, सबने एकदम बढ़िया बताया कि आपने इनकी सिलेक्शन में हेल्प करनी, ये काम आपने खुद नहीं करने। ना तो आप ब्रोकर बनोगे, ना आप अंडरराइटर बनोगे, ना आप एड मीडिया बनोगे, आपने ये सारे काम खुद नहीं करने, इनकी सिलेक्शन में हेल्प करनी है। याद रहे इनकी सिलेक्शन में हेल्प करनी, ये सारे काम आपने खुद नहीं करने। नेक्स्ट चीज, advice regarding the selection of various agencies connected with the issue, namely registrars to issue, printers और advertising agency, इन तीनों की सिलेक्शन में भी आप हेल्प करोगे। अगली चीज, जब आपका इशू कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गया या सब्सक्राइब पूरा नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनको आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे, उनको आपको रिफंड देना पड़ेगा, और जिनको शेयर्स अलॉट हो गए उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। तो एडवाइस ऑन द पोस्ट इशू एक्टिविटीज, फॉलो अप स्टेप्स विच इंक्लूड लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी अब आपने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना है, और डिस्पैच करने सर्टिफिकेट्स और रिफंड्स। सर्टिफिकेट्स और रिफंड्स यानी जिसको शेयर मिल गए उसको शेयर सर्टिफिकेट, और जिसको शेयर नहीं मिले, जिसको आईपीओ नहीं लगा, उसको हम रिफंड इशू करेंगे, उसको रिफंड इशू हो जाएगा। अगला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज परमिटेड नहीं है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पब में जाना अलाउड नहीं है। सर पब में जाना मतलब बेसिकली उसको उल्टे सीधे काम करने अलाउड नहीं है, उसको ना तो पोर्टफोलियो अलाउड है, ना अंडर राइटिंग अलाउड है, ना ब्रोकिंग अलाउड है। बट याद रहे इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज अलाउड है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ब्रोकरेज अलाउड है। तो याद रखना पोर्टफोलियो, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग अलाउड नहीं है, बट इंश्योरेंस ब्रोकरेज अलाउड है। तो इंश्योरेंस ब्रोकरेज अगर मैं बोलूं तो याद रखना, डू वी नीड टू रिमेंबर द एंटायर लिस्ट और अंडरस्टैंडिंग की तरफ? प्रणीता बस अंडरस्टैंडिंग करनी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। मैं तुमको पूछूंगा, तुम मुझे बताना हाँ या ना, ठीक है। मैं तुमको पूछूंगा, जैसी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना मैं तुमको पूछूंगा हाँ या ना, तुम बता देना, तुमको अपने आप समझ आ जाएगा। बस तुमको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उस पर और कुछ नहीं करना। अगली चीज, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। एक बात बताओ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, आप क्लाइंट का ना पैसा उठा के ले आते हो, उसके बाद जो जो सिक्योरिटीज, फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स में आपको लगता है आप उनमें पैसा डाल देते हो और रिटर्न कमा के क्लाइंट को दे देते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग का क्या मतलब है? पैसा क्लाइंट के पास ही रहता है, आप उसको काउंसिल करते हो, आप उसको एडवाइस करते हो कि उसको कहां कहां पैसे लगाने चाहिए, एंड उसी को हम इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कहते हैं।
अगली चीज आ जाती है रजिस्ट्रार टू एन इशू और फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। आप रजिस्ट्रार टू एन इशू भी बन सकते हो, आप शेयर्स और ट्रांसफर में भी हेल्प कर सकते हो। अगली 3 ऑडिट है, मैंने कहा क्या, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट। प्लस बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की दिक्कत बढ़ती जा रही है, बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की दिक्कत बढ़ती जा रही है, रोज नया विजय माल्या और नीरव मोदी आ जाते हैं। तो मैंने कहा आप रिकवरी कंसल्टेंट भी बन सकते हो, आप वसूली भाई भी बन सकते हो, आप उनके लिए वसूली कर सकते हो। समझे ना बॉस, समझ गए। प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में जो भी आईपी होता है, जो भी आरपी होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ब्रोकिंग हियर मीन स्टॉक ब्रोकिंग, यस 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 यस, ये जो ब्रोकर होते हैं ना स्टॉक ब्रोकरेज वाले, ये सारे लोग हम यहाँ पे ब्रोकिंग की बात कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 वाला। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिन सर्विसेज, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, रूटीन नेचर की सर्विसेज है, ये भी आप दे सकते हो। बट याद रहे एक इंपॉर्टेंट नोट, member of ICI shall be deemed to be in practice during the period he renders services with armed forces। जब आप आर्म्ड फोर्सेस को सर्विसेज दे रहे हो उस पीरियड के लिए हम मान लेंगे कि आप प्रैक्टिस में ही हो, उस पीरियड में हम आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं मानेंगे, उस पीरियड में हम मानेंगे आप प्रैक्टिस में ही हो। अगला पॉइंट, इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, बस आखिरी के 2 छोटे पॉइंट, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। A CA whose name has been removed from the membership for professional or other misconduct, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट हो गया तो उसका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया। ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ रिमूवल, जब उसका नाम रिमूव था, he will not appear before the various tax authorities or other bodies before whom he could have appeared in his capacity as a member of ICI। उसने कहा जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो आप उस कैपेसिटी में जिसके आगे अपीयर हो सकते थे, जिन टैक्स अथॉरिटीज के आगे अपीयर हो सकते थे, अब आप उनके आगे अपीयर नहीं होंगे। चाहे आप इनकम टैक्स की बात करो या जीएसटी की बात करो, आप किसी के आगे भी अपीयर नहीं होंगे जब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर रखा है, क्योंकि आप एक पनिशमेंट पीरियड में हो, आपको पनिशमेंट दी गई है ये फील कराने के लिए आपने कोई गलती करी है, उसके बाद भी अगर आप रिप्रेजेंट करोगे बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज तो ये अलाउड नहीं है। बिकॉज once a person becomes a member of ICI, he is bound by the provisions of CA Act 1949 and its regulation। यानी जब आप ICI के मेंबर बन जाते हो, you are bound by the Chartered Accountant Act and its regulation। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम हटा दिया गया है और वो टैक्स अथॉरिटीज के आगे चला जाए ये बोल के कि सर मैं टैक्स अथॉरिटीज के आगे तो एज इन अदर कैपेसिटी में तो जा सकता हूँ, जरूरी थोड़ी टैक्स अथॉरिटीज के आगे जाने के लिए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, मैं एज एन एम्प्लॉय भी तो जा सकता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हो, बट ये अलाउड नहीं है, क्योंकि बिकॉज वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीआई यू आर बाउंड। मैंने कहा किससे बाउंड हो जाते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और उसकी रेगुलेशन से आप बाउंड हो जाते हो। क्या ये बातें क्लियर है सर? ये बातें क्लियर है, एकदम मस्त क्लियर है। एंड लास्ट चीज आ जाती है कंपनीज नॉट टू प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कोई भी कंपनी प्रैक्टिस नहीं करेगी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एलएलपी तो कर सकती है। तो मैंने कहा एलएलपी कर सकती है, बट जिस एलएलपी की पार्टनर में, जिस एलएलपी की पार्टनरशिप में एक कंपनी है, यानी एक एलएलपी है उसके 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और जेड लिमिटेड। क्या ये एलएलपी प्रैक्टिस कर सकती है? सर ये एलएलपी प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि इसका एक पार्टनर कंपनी है, इसका एक पार्टनर कंपनी है, तो ये एलएलपी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इट कांट एंगेज इन प्रैक्टिस। क्या तुमको ये सारी बातें क्लियर है? क्या तुमको ये सारी बातें क्लियर है? यस, हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देना अलाउड नहीं है। चंदन ने क्वेश्चन पूछा तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देना अलाउड नहीं है। क्या तुमको ये सारी बातें क्लियर है? शुड वी गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ? शुड वी गो फॉर अ ब्रेक? क्या अपन ब्रेक पे चले? हाँ सर ब्रेक पे चलते हैं। तो अभी के लिए अभी इतना ही, इसके बाद ब्रेक के बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं, इट्स टाइम फॉर द ब्रेक।